देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर। यस मैम। तो देखो इलास्ट्रेशन 10 यहाँ से करना है हम लोग को, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 10 जो है इसमें हम लोग को एकोमोडेशन बिल का दिया हुआ है। तो देखो यही लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक या दो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो बोल रहा है X draws on Y a bill of exchange 30,000 on 1st April 2022 for 3 months. Y accept the bill and send it to X who get it discounted for 28,800। तो सबसे पहले देखो दो पार्टी है ना, एक X है और एक Y है। X ने क्या किया है, बिल्स ड्रॉ किया है, मतलब X के पास है बिल्स रिसीवेबल, Y के पास है बिल्स पेबल। कितने का, 30,000, ठीक है। कब किया है, 1st April 2022, 3 months का है। Y accept the bill and send it to X, get it discounted for 28,800। अब डिस्काउंट करवाने कहाँ जाएगा, कुछ नहीं बोला है तो बैंक के पास, ठीक है। नॉर्मली बैंक के पास ही जाएगा। तो X जो है बिल को डिस्काउंट करवाने कहाँ चला गया, इसके बाद बैंक के पास चला गया, ठीक है। तो पहले इतना तक कर लेते हैं जो भी बोला है, उसके बाद बाकी पॉइंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें काफी सारा पॉइंट है तो एक एक करके डील करेंगे तो ही समझ में आएगा। Illustration 10. In the books of X or in the books of Y. सबसे पहले देखो बिल्स ड्रॉ हुआ है, किसने बिल्स ड्रॉ किया है, एक्स ने बिल्स ड्रॉ किया है 1st April 2022 को वाई के ऊपर। तो 1st April 2022 में हम लोग क्या एंट्री करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। being bills drawn, और इधर एक ने बिल ड्रॉ किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया होगा। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो मैंने अमाउंट नहीं लिखा ना, 30,000। being BP एक्सेप्टेड। अच्छा, इसके बाद जिसके पास बिल्स रिसीवेबल है वो बिल को डिस्काउंट करवा सकता है, यानी एक्स करवा सकता है। एक्स बैंक के पास गया, बिल को डिस्काउंट करवाया है, कितने में, 28,800। तो बैंक वाले ने उसे कितना पैसा दे दिया, 28,800 बिहाफ ऑफ 30,000। तो कितना डिस्काउंट हुआ, 1200 माइनस करने से, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक वाले ने पैसा दे दिया, बैंक अकाउंट डेबिट बता भी दिया, हम लोग को कैलकुलेट भी नहीं करना है। 28,800 डिस्काउंट डेबिट 1200 और टू बिल्स रिसीवेबल। जैसे ही हम लोग बिल को डिस्काउंट करवाएंगे हमारे पास से बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा, जिसके पास डिस्काउंट करवाएंगे उसके पास, तो बैंक के पास चला गया और बदले में बैंक वाले ने पैसा दे दिया, बीइंग बिल्स डिस्काउंटेड। अच्छा, डिस्काउंट करवाने गया कौन था, एक्स गया था, तो उसी के बुक्स में एंट्री होगा। इस रिगार्डिंग वाई के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि वाई का इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो एक्स चला गया और बिल डिस्काउंट करवा के पैसा लेके आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या बोला है, क्योंकि एकोमोडेशन बिल है। देखो इन दोनों में कोई सेल परचेज नहीं हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने बिल ड्रॉ किया था, अपनी जरूरत पे किया होगा, क्योंकि अभी देखो आगे का लाइन पढ़ने से ही समझ में आएगा। यहाँ तक तो हम लोग पढ़े थे, उसके ऊपर ही मैंने तुम लोग को कैलकुलेशन दिखाया, जो कि नॉर्मल एंट्री है, हम लोग इतना सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। X immediately remits 9,600 टू Y। तो X ने क्या किया, Y को 9,600 दिया। इसी लाइन से पता चल रहा है ये एकोमोडेशन बिल है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली सेल परचेस में तो ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब दोनों ने म्यूचुअल
अंडरस्टैंडिंग से बिल ड्रॉ किया होगा और एक्स के पास जितना भी पैसा है उसमें से एक्स ने वाई को 9600 दिया। अब ऐसा सोचने का जरूरत नहीं कि ये कम है और ज्यादा देना चाहिए था, वो उनका अंडरस्टैंडिंग है, उनका ट्रांजैक्शन है कि उनको वो कौन कितना किसको देगा। तो बस इतना पता है कि एक्स ने तुरंत वाई को 9600 रुपीज दिया। अब इसका जर्नल एंट्री, जैसे जर्नल सीखे हो बचपन में वैसे ही करना है, इमीडिएटली दिया। तो डेट हम लोग का कौन सा रहेगा, 1/4/2022 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होगा, क्योंकि एक ने दिया तो दूसरे ने लिया, ठीक है। तो जिसने दिया उसके पास से कैश चला जाएगा, तो हम लोग बैंक लिख रहे हैं तो बैंक भी लिख सकते हैं। तो एक्स दे रहा है तो एक्स का बैंक क्रेडिट होगा। कितने से होगा वो मुझे क्वेश्चन खुद बता रहा है, 9600 से क्रेडिट होगा, ठीक है। और अगर हम लोग वाई को पैसा दे रहे हैं तो एंट्री क्या होना चाहिए, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन 9600 मत लिखो, तब गलत हो जाएगा। इसका एक रूल्स बताते हैं। रूल्स ये है कि बैंक वाला थोड़ी ना एक्स को पूरा पैसा दिया, एक्स को कितना दिया है, 28,800, डिस्काउंट कितना डिडक्ट किया है, 1200। अब ये डिस्काउंट का बर्डन भी दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि डिस्काउंट का बर्डन एक्स लेगा, क्योंकि ये तो एकोमोडेशन बिल है। तो अगर पैसा इन्होंने बिल क्यों ड्रॉ किया था, अपने अपने जरूरत पे। अब एक्स को, वाई को शायद 9600 का जरूरत था, बाकी अमाउंट फिर किसका जरूरत होगा, एक्स का। लेकिन फिर बिल को, ये जो डिस्काउंट है इसको भी प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो ये डिस्काउंट तो एक तरीके का लॉस है ना इनके लिए, कि 30,000 का बिल ड्रॉ हुआ, 1200 डिस्काउंट हो गया, मिल रहा है कितना, 28,800, इसमें से इनको दिया गया 9600। तो भाई तुम लॉस भी लो, ऐसा कैसे चलेगा, तुमको लॉस भी लेना पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा। अगर तुम लोग मान लो दो फ्रेंड जो है बिल ड्रॉ कर रहे हो एक दूसरे के ऊपर, और बैंक में मान लो 10,000 का बिल लेके गए, बैंक वाला 9,000 दे दिया, 1,000 का तुम लोग का लॉस है। अब 1,000 का जो लॉस है वो लॉस को दोनों मिल बांट के लोगे कि नहीं लोगे, लॉस को तो दोनों को ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि बैंक वाला थोड़ी ना तुम लोग से वापस 9,000 लेगा, लेगा कितना, वो तो 10,000 ही लेगा, ठीक है। तो लॉस को भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लेकिन कितना। अब वाई क्या पूरा पैसा ले रहा है, नहीं, आधा ले रहा है, नहीं, तो 1200 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे। तो पहला बात है, डिस्ट्रीब्यूट करने से एंट्री क्या होगा, तो एक्स का जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, लॉस। एक्स का लॉस कम हो जाएगा। एक्स अगर अपना लॉस किसी और को दे रहा है थोड़ा अमाउंट पे, तो उसका लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डिस्काउंट जितने से डेबिट है, कम होने से क्या होगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू डिस्काउंट। अच्छा, अब कितना लॉस जो है इनको ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन करके दिखाते, देखो। जब 1200 डिस्काउंट है तो फिर कैश अमाउंट कितना है, 28,800, ठीक है। तो अगर कैश अमाउंट 9,600 है तो डिस्काउंट कितना, मतलब सिंपल यूनिटरी मेथड, 28,800 कैश रिसीव करने से डिस्काउंट बेयर करना पड़ेगा 1200। तो वन कैश रिसीव करने से 1200 डिवाइडेड बाय 28,800। तो अगर कोई 9,600 कैश रिसीव करेगा तो उसे प्रोपोर्शनेटली कितना डिस्काउंट लेना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना होता है। तो ये कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। मैंने ये साइड में लिखा हुआ, कितना आ रहा है, 400, ठीक है, 400। अच्छा, तो एक्चुअली क्या हुआ कि एक्स वाई को जितना अमाउंट दिया उसमें बोला कि ठीक है 9,600 तो दे देंगे, लेकिन आपको डिस्काउंट, मतलब तुम्हें कितना डिस्काउंट इसके बदले बेयर करना पड़ेगा, 400। तो एक्चुअली वाई को जो अमाउंट दिया गया उसका ग्रॉस वैल्यू कितना है, 10,000, लेकिन उसको मिलेगा कितना, 9,600, क्योंकि उसको भी डिस्काउंट बेयर करना पड़ेगा। जैसे बैंक ने एक्स के साथ ट्रीट किया, एक्स भी वाई के साथ सेम चीज ट्रीट करेगा, ठीक है, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। तो ये हो गया 10,000। यहाँ पर हम लोग को एंट्री लिखना है, एंट्री नहीं, उसको क्या बोलते हैं, नरेशन, बीइंग अमाउंट रेमिटेड टू वाई, बीइंग अमाउंट, तो नहीं लिखा हुआ, बीइंग अमाउंट हम बता देते, बीइंग अमाउंट रेमिटेड टू वाई, रेमिटेड या ट्रांसफर भी लिख सकते हैं, ठीक है, बीइंग अमाउंट रेमिटेड या ट्रांसफर टू वाई। अच्छा, अब सेम चीज इधर लिखेंगे। अब एक्स के लिए तो वाई को देने वाला एंट्री था, वाई के लिए क्या होगा, एक्स से लेने वाला एंट्री होगा। तो क्या एंट्री होगा, सेम यही सब लैंग्वेज होगा, डेबिट का क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट का डेबिट हो जाएगा। तो वाई क्या बोलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 9,600,
डिस्काउंट डेबिट, क्योंकि इसके लिए तो डिस्काउंट लॉस 400, टू क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि उसने एक्स के पास से लिया 10,000, बी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। रिसीव्ड या एक्सेप्टेड भी लिख सकते हो, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड या एक्सेप्टेड फ्रॉम एक्स, ये हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसका एंट्री कर लिया। चलो अब आगे फिर से पढ़ते हैं, यहां से लेके हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया। फिर बोल रहा है ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट कब आएगा इस बिल का, 1 अप्रैल, 3 मंथ्स का बिल था, तो ड्यू डेट कब आएगा, 1 अप्रैल से 1 मई, हाँ 1 मई से 1 जून, 1 जून से 1 जुलाई, इसमें 3 दिन लगा के 4 जुलाई। तो जिस दिन ड्यू डेट हुआ, अब ड्यू डेट में क्या हुआ वो तो स्टोरी बाद में पढ़ेंगे, ड्यू डेट में होना क्या चाहिए, अब क्या हुआ वो तो सच में देखेंगे, होना क्या चाहिए ड्यू डेट में, यही होना चाहिए कि टोटल बिल कितने का था, 30,000 का था, जिसमें से एक्स ने कितना उस बिल का एडवांटेज लिया, 20,000, और वाई ने कितना लिया, 10,000। अब तुम लोग बोलोगे 10,000 तो उसे मिला नहीं, 9,600 कैसे मिलेगा, वो तो उन्होंने तो बैंक में डिस्काउंट करवाया ना, तो उतना तो बेयर करना ही पड़ेगा। लेकिन जब ड्यू डेट आएगा तो वाई को अपने हिस्से का कितना देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक वाला कितना लेगा, 30,000, ऑब्वियसली बैंक वाला 30,000 लेगा। अब ये 30,000 देगा कौन, एक्स और वाई दोनों को देना है, जिसने जितना ले रखा है, एक्स ने कितना ले रखा है 20,000, ऑब्वियसली कैश में देखो तो कम है, क्योंकि वो तो डिस्काउंटेड वाला है ना, तो वो तो नॉर्मली वैसे भी होता है डिस्काउंटेड वाले केस में। और वाई ने कितना का अमाउंट ले रखा है 10,000, जिसमें डिस्काउंट करके 9,600, तो जब बैंक वाले को देना होगा तो वाई को अपने पास से कितना पैसा निकालना होगा 10,000, और एक्स को कितना निकालना होगा 20,000। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, बोल रहा है कि एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू, मतलब एक्स अपना हिस्से का पैसा नहीं दे पा रहा है, और एक्सेप्ट ए बिल फॉर 42,000 फॉर 3 मंथ्स which is discounted by y for 40,110, बोल रहा है एक्स बोल रहा है हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसके बदले एक्स ने क्या बोला, एक्स ने बोला वाई को रिक्वेस्ट किया कि मेरे ऊपर एक बिल्स ड्रॉ कर दो, ठीक है मेरे ऊपर एक बिल्स ड्रॉ कर दो, कितने का 42,000 का, कितने दिन के लिए 3 मंथ्स के लिए। उसके बाद बोला वाई ने उसको डिस्काउंट करवाया, वो बाद में देखते हैं। तो अब बोलो क्या बैंक वाला माफ करेगा इन दोनों को, नहीं, बैंक वाला तो अपना इस डेट पे बैठा है कि मुझे कितना चाहिए 30,000 चाहिए। ठीक है, तो अब अगर एक्स नहीं दे पा रहा है तो पूरा पैसा किसको देना पड़ेगा, वाई को, नहीं तो कुछ कर नहीं सकते, वाई को तो देना ही पड़ेगा। तो वाई सबसे पहले पूरा पैसा देगा बैंक को, फिर उसके बाद बिल ड्रॉ करेगा, नहीं तो बैंक तो उसके पीछे पड़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बैंक वाले का पैसा पे करना पड़ेगा, करने कौन वाला है वाई, क्योंकि एक्स तो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो फिर उसका एंट्री होगा इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ वाई। मैंने फिर से लिखा, मेरा उधर पेज चेंज हो गया इस वजह से। अच्छा, सबसे पहले डेट कौन सा आया, 4 जुलाई आया, हम लोगों ने कैलकुलेट किया उस दिन। एक्स तो बोल रहा है भाई हम तो कुछ नहीं दे पाएंगे, वाई बोल रहा है क्या करें अब मुझे ही देना पड़ेगा। अब बैंक को जब पेमेंट करेंगे तो बीपी किसके पास था, बीपी भी वाई के ही पास था, तुम लोग देख सकते हो कि बिल ड्रॉ किसने किया था, एक्स ने, बीपी किसके पास था, वाई के पास था। वैसे ही बैंक वाला वाई को ही फोन लगा था कि भाई तुम अपना पैसा दे दो, क्योंकि उनको क्या पता किसका एकोमोडेशन बिल है क्या नहीं। तो यहाँ नहीं, वाई को नहीं बोलता, एक्स को ही बोलेगा ना। हाँ, तो ठीक है, तो एक्स तो नहीं दे पाएगा, वाई दे रहा है, तो बैंक वाले को तो पैसे मिलने से मतलब है, तो वो अपना पैसा ले लेंगे, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक वाला अपना 30,000 ही लेगा, वो तो डिस्काउंट, वो तो बैंक का इनकम है, और जो डिस्काउंट करवाता है उसके लिए लॉस है। ठीक है, तो बी अमाउंट पेड टू बैंक ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट में पेमेंट हो गया। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम तो एक रह गया ना, क्योंकि एक्स को भी तो अपना हिस्सा देना था, उसने भी तो 20,000 रुपीज जो है यूज किया है, तो एक्स ने उसके बदले क्या बोला वाई को कि मेरे ऊपर अब एक बिल ड्रॉ करो, और जिसका अमाउंट बताया गया है क्वेश्चन में 42,000। ठीक है, अब वाई इस बात पे एग्री भी है, तो वाई इसी डेट पे, सेम डेट पे एक बिल ड्रॉ करेगा, किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। तो एंट्री क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितने का 42,000 का।
अच्छा, एक जन बिल ड्रॉ करेगा तो दूसरे पार्टी को करना पड़ता है एक्सेप्ट, ठीक है। तो उस डेट पे सेम एक्स भी एक एंट्री करेगा अपना बीपी का, तो वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है, 42,000। इसमें हो जाएगा बी बीपी एक्सेप्टेड ड्यू टू नॉन पेमेंट, ये लिख सकते हो क्योंकि इसके पहले भी तो है, तो ड्यू टू नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट के लिए ये बीपी एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक है। ये इसका नरेशन हो गया और इसके लिए लिखेंगे बीइंग बिल ड्रॉन, ठीक है। अब ये वाला बिल फिर से हुआ डिस्काउंट, देखो यहाँ लिखा हुआ है बिल डिस्काउंट किया है वाई ने 40,110 से, तो वाई अपने बुक्स में फिर से एंट्री करेगा, क्या एंट्री हो जाएगा, अब वाई गया है डिस्काउंट करवाने, तो डिस्काउंट करवाने कहाँ जाएगा, बैंक के पास, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कितने का बिल था, 42,000। अच्छा, अब डिस्काउंट अमाउंट हम लोग को पता चल जाएगा क्योंकि बोला है डिस्काउंट करके बैंक वालों ने 40,110 दिया है, तो बाकी अमाउंट हम लोग का डिस्काउंट, तो माइनस करके देखो कितना आता है, 1,890, ठीक है, इतना डिस्काउंट हो गया। तो बीइंग बिल्स डिस्काउंटेड, इस डेट पे एक्स को कोई एंट्री नहीं करना है, मतलब इस पर्पस पे एक्स का कोई एंट्री नहीं होगा, ठीक है। अब इनका सेकंड बिल का सिचुएशन चल रहा है, अब देखते हैं आगे क्या होगा, यहां तक हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। फिर बोल रहा है वाई सेंड 6,400 टू एक्स, अब देखो पहला वाला म्यूचुअल एकोमोडेशन था, तो ये भी म्यूचुअल एकोमोडेशन है, कोई सेल परचेस तो नहीं हुआ है, तो जो बिल 42,000 का वाई ने एक्सेप्ट किया, सॉरी एक्स ने एक्सेप्ट किया, जो कि वाई ले जाके बैंक पे डिस्काउंट किया, जो पैसा आया, अब एक्स बोलेगा मुझे भी उसमें से मेरा हिस्सेदारी दो, अब इस एक्स का हिस्सेदारी कितना होगा, 6,740, क्योंकि वाई वाई ने उसको उतना ही भेजा, इसका मतलब इन दोनों में पहले से ही बात हुआ होगा, जैसे पहले यहाँ पर हुआ था ना कि 9,600 एक्स वाई को देगा, तो फिर यहाँ पर भी पहले से ही बात हो गया होगा कि वाई एक्स को कितना देगा, 6,740, ठीक है। तो एक पर्सन देगा दूसरा पर्सन लेगा, फिर से सेम तरीके से एंट्री करना पड़ेगा, तो ठीक है, चलो फिर से सेम तरीके से एंट्री करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा कि फिर से देखो इन द बुक्स ऑफ एक्स और इन द बुक्स ऑफ वाई, अब पैसा जिसके पास है वही दे सकता है, ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन में बोला है वाई देगा, तो वाई अगर पैसा देगा तो वाई के पास से टू बैंक हो जाएगा, और एक्स पैसा लेगा तो एक्स के पास बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब कितना दे रहा है, 6,740, तो इसके पास आएगा 6,740, इसके पास से जाएगा 6,740, ठीक है। और जैसे ही एकोमोडेशन बिल में एक दूसरे को पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट का भी डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, अभी मैंने दिखाया, तो वाई बिल डिस्काउंट करवाया था तो वाई के पास पूरा लॉस पड़ा हुआ था, तो जब वो एक्स को पैसा देगा तो उतने प्रोपोर्शनेटली लॉस को भी लेने के लिए बोलेगा, तो इसका लॉस कम होगा तो इसका डिस्काउंट क्रेडिट होगा, इसका लॉस बढ़ेगा मतलब इसके पास लॉस आएगा तो ये डिस्काउंट को करेगा डेबिट, अभी थोड़े देर पहले जैसे किया था सेम। और टू यहाँ पर हो जाएगा वाई अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। जब तक डिस्काउंट का आंसर नहीं आएगा हम लोग यहाँ पर डेबिट क्रेडिट एक्स का और वाई का जो वैल्यू है वो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन यहाँ डिस्काउंट निकालने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बताते हैं क्या चेंज होगा। नॉर्मली मैंने क्या बोला था कि टोटल अमाउंट ऑफ बिल कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ बिल नहीं, सॉरी, जो डिस्काउंट करके आए मतलब 40,000, ये देखो 40,110 कैश रिसीव करने से डिस्काउंट कितना बेयर करना पड़ा, अभी हम लोगों ने माइनस करके निकाला था 1,890, तो फिर 6,740 एक्सेप्ट करने से कितना होगा, यही तो हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना करने से नहीं होगा, इसमें और एक चीज एडिशन होगा, पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने वही किया था, डिस्काउंट अमाउंट डिवाइडेड बाय कैश रिसिप्ट अमाउंट इनटू अमाउंट रिसिप्ट, यहाँ पर भी वही, मतलब सीधा बात है 40,110 कैश रिसीव करने के चक्कर में 1890 डिस्काउंट, वन के लिए 1890 डिवाइडेड बाय 40,110, तो 6,740 के लिए कितना होगा, लेकिन ये डायरेक्टली बस इतना नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले एक्स ने
अपना पार्ट का पेमेंट नहीं किया था, ठीक है। तो अभी जो डिस्काउंट का अमाउंट है सिर्फ इस पे नहीं लगेगा, इस पे ऐड हो जाएगा कितना अमाउंट, पहले एक्स ने कितना अमाउंट हम नहीं दिया था, जिसके वजह से दूसरे बार बिल एक्सेप्ट किया 20,000, क्योंकि वाई के हिस्से में कितना था 10, एक्स के हिस्से में कितना था 20। तो अगर प्रीवियस बिल क्लियर नहीं है तो प्रीवियस बिल का टोटल अमाउंट ऐड करके हमें डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके पहले क्यों नहीं किया, इसके पहले ऐसा कोई बिल था नहीं, ठीक है। अगर प्रीवियस बिल का पेमेंट नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम जब भी डिस्काउंट निकालना है तो प्रीवियस बिल के अमाउंट को ऐड करके निकालना पड़ेगा, मतलब इस पे भी डिस्काउंट चार्ज करना पड़ेगा। ये पॉइंट टू बी नोटेड है इसमें, ठीक है। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। अब इसमें देखो कितना आ रहा है 1260, ठीक है। तो ये 1260, अगर सिर्फ 6740 दोगे तो अमाउंट कम आएगा, ठीक है। कम नहीं कर सकते क्योंकि इसने ऑलरेडी प्रॉब्लम कर रखा है। तो कितना अमाउंट ऐड ऑन करना है, जितना ग्रॉस वैल्यू वो नहीं दे पाया था, जो देने से वो बिल क्लियर हो जाता। तो ये हो गया। अब इसका टोटल लगाओ 8000, ठीक है। यहाँ पर हो गया 1260 और ये ऐड करने से हो जाएगा फिर से 8000, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी द अमाउंट discounted and sent it by y to x, ठीक है। या फिर तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो, मैंने सिर्फ इतना ही लिखने का कोशिश किया कि डिस्काउंटेड अमाउंट और जो अमाउंट सेंड किया गया है y के थ्रू से x को, और यहाँ पर लिखेंगे being the amount discounted and sent to x, ठीक है। ये x को ये अमाउंट भेजा गया। अच्छा, ये हो गया सेकंड बिल का हम लोग का रेमिटेंस तक का, मतलब रेमिट किया, ठीक है, जिसने डिस्काउंट करवाया उसके बाद यहां तक हो गया। अच्छा, अब देखो बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल एक्स बिकम्स बैंकरप्ट। अब कौन सा बिल मैच्योर होने वाला है, ये वाला पहला वाला बिल तो वाई ने पे कर दिया, वो तो कैंसिल हो गया, मतलब वो कंप्लीट हो गया। अब बोल रहा है उसके बदले ही ना ये नया बिल जो है ड्रॉ हुआ, बोल रहा है अब एक्स हो गया बैंकरप्ट। अगर एक्स बैंकरप्ट हो गया है तो वो पेमेंट नहीं कर सकेगा। तो बैंकरप्ट होने का मतलब हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो पुराना बिल हमें क्या करना है, पहले तो कैंसिल कर देना, क्योंकि उससे हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एंट्री हो जाएगा एक्स अपना बीपी रिलीज नहीं कर पाएगा, तो एक्स बोलेगा बीपी अकाउंट डेबिट, जो बीपी एक्सेप्ट किया था, टू वाई अकाउंट। 42,000 का था वो वाला बिल। बी बिल ड्यू डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। और ए वाई क्या बोलेगा, वाई बोलेगा अब ये पैसा किसको देना पड़ेगा, वाई को फिर से देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, बैंक को, क्योंकि बैंक में ले जाके बिल डिस्काउंट करवाया था ना। तो बैंक वाला फिर वाई से कितना पैसा मांगेगा, 42,000 ही मांगेगा। तो वाई क्या एंट्री करेगा, टू बैंक कितना 42,000, और एक्स को कैंसिल करेगा, क्या लिखेगा एक्स अकाउंट डेबिट 42,000 being excess acceptance which was dishonored, which was dishonored, ठीक है। ये डिसऑनर हो गया, इस वजह से ये करना पड़ा। अच्छा, अब इन्होंने एक्स को डेबिट कर दिया कि एक्स से पैसा ले लेंगे, लेकिन एक्स तो नहीं दे पाएगा, वो बैंकरप्ट हो गया। देखते कुछ दे पाता है कि, बोल रहे कि हाँ 50 पैसा इन द रूपी दे पाएगा, मतलब एक्स से जो भी मिलेगा उसमें से 50% जो है वो वाई को दे पाएगा। तो पहले एंट्री लिखते हैं इस रिगार्डिंग, हम लोग का एंट्री क्या होगा। तो देखो एंट्री क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ वाई। तो एंट्री क्या होगा, तो एक्स क्या करेगा, एक्स जो है वाई को पेमेंट करेगा, तो वाई अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, क्योंकि पेमेंट करेगा मतलब पहले क्रेडिटर था, अब डेबिट हो जाएगा टू बैंक, जितना पे कर पाएगा, और जो पे नहीं कर पाएगा उसको लिखना पड़ेगा डेफिशिएंसी बोल के। और वाई क्या बोलेगा, वाई बोलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, जितना मिलेगा उसको डेबिट कर देगा, ठीक है।
और जो नहीं मिला उसको बैड डेट लिखेगा, क्योंकि उसके पॉकेट से सारा पैसा गया तो उसके लिए लॉस है। टू एक्स अकाउंट, तो यहां पर हो जाएगा बी अमाउंट पेड, यहां पर हो जाएगा बी अमाउंट रिसीप्ट एंड रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं कितना पैसा होगा, क्यों? क्योंकि काफी सारा ट्रांजैक्शन है कि पहले एक 20,000 ड्यू था, फिर कुछ और था, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल हम लोग कोई भी एक वर्किंग नोट बना सकते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्स और वाई, ठीक है। अब एक्स का हम लोग को डेबिट क्रेडिट लिखते जाना है, तो हमें पता चल जाएगा। जैसे एकदम स्टार्टिंग से तुम लोग जाओ, एकदम जहां मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले देखेंगे कि एक्स के बुक्स में वाई कितने कितने से डेबिट क्रेडिट था, मतलब ये पैसा किसको देना है, एक्स वाई को देगा, वाई को एक्स से मिलेगा। तो हम लोग किसी भी एक का अकाउंट जो है सिंपली बना सकते हैं, लेजर भी बना सकते हो, लेकिन नॉर्मल एडलेस करके भी कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले वाई क्रेडिट कितना है, 30,000। फिर नेक्स्ट एंट्री में जाते हैं, हम एक्स का देख रहे हैं, वाई का भी देखोगे सेम आंसर ही आएगा। देखो वाई का क्रेडिट 30,000 और यहाँ वाई का डेबिट 10,000। चलो वाई का क्रेडिट 30,000, मुझे पहले वाले जगह से मेरे पेज पे जितना दिख रहा है, वाई का डेबिट है 30,000 और वाई का क्रेडिट है 10,000। यही था ना? चलो देख लेते एक बार, क्योंकि मुझे काफी सारा पेज चेंज करना पड़ेगा। ओ, वाई क्रेडिट 30 और डेबिट 10, उल्टा लिख दिया, क्रेडिट 30 और डेबिट 10। तो तुम लोग मुझे थोड़ा बता दो, क्योंकि मुझे पेज चेंज करना पड़ रहा है ना, तो मेरा गलत हो जाए। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे, ये वाला वाई डेबिट 42,000, उसके बाद वाई डेबिट हुआ है 42,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वाई डेबिट के बाद यहाँ पर वाई क्रेडिट 8,000 और वाई क्रेडिट 42,000। अच्छा, 8,000 42,000। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद ये वाला, हाँ बस हो गया। अब ये हम लोग जब टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्स के बुक्स में वाई डेबिट के तौर पे पड़ा हुआ है कि क्रेडिट के तौर पे। तो 42,000 डेबिट 42,000 क्रेडिट कैंसिल हो गया, यहाँ पर 8,000 क्रेडिट और 30,000 क्रेडिट, मतलब 38,000 क्रेडिट और 10,000 डेबिट, तो कितना हो जाएगा 28,000 क्रेडिट। देखो ओवरऑल ये निकल के आया 28,000 क्रेडिट, और यही क्रेडिट ही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि एक्स को ही तो पे करना पड़ेगा वाई को, दोनों बार तो जो डिफॉल्ट है उसने किया है, दोनों बार तो फॉल्ट उसने किया है ना, पहला बिल का पेमेंट किया ना दूसरे वाले बिल का पेमेंट किया, तो पैसा देना तो वाई को ही था, एक्स को ही था, वाई को। अगर तुम लोग सेम तरीके से वाई के बुक्स ऑफ अकाउंट से एक्स का डिटेल्स देखोगे तो तुम लोग को मिलेगा 28,000 डेबिट, ठीक है, जब नेट करोगे। अगर वाई का लेते हो एडजस्टमेंट, तो वहां पर तुम लोग एक्स डेबिट क्रेडिट करके देखना, तुम लोग को मिलेगा 28,000 डेबिट, मतलब वाई को 28,000 मिलने वाला है नेट एक्स से, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 28,000 लिखेंगे, लेकिन मिलेगा कितना 50%, 28,000 का 50% होता है 14,000, और जो नहीं दे पाया वो डेफिशिएंसी, इधर भी सेम 14,000 मिलेगा, 14,000 नहीं मिलेगा, और इस तरीके से 28,000 क्लोज हो जाएगा। ऐसे करके करना पड़ेगा। यहाँ पर तुम लोग ऐसे ढूंढ नहीं पाओगे कि एक्चुअली कितना है, क्योंकि पहले का बिल था 30, देखो 30 क्रेडिट और डेबिट 10 का मतलब ये हो गया, इन्होंने टोटल बिल 30,000 का ड्रॉ किया था, लेकिन 10,000 तो उसमें से वाई का हिस्सेदारी था, तो ये दोनों को नेट करने से कितना आया 20, मतलब एक्स को कितना देना चाहिए था 20। उसके बाद एक 42 का बिल हुआ, तो 42 का बिल जो है वो जाना चाहिए था, फिर उसमें से 8,000 उसने ट्रांसफर किया, इस तरीके से। तो अगर तुम लोग डेबिट क्रेडिट को जस्ट अपने जो एंट्री है उसमें एड लिस्ट करोगे, या अगर लेजर भी बनाना चाहो बना सकते हो, तो वहां पर दिख जाएगा कि 28,000 जो है एक्स के तरफ से पेबल था वाई, जो कि वो 50% ही पे कर पाएगा, क्योंकि वो हो चुका है बैंकरप्ट, ठीक है। तो हम एक बार फिर से बता देते हैं इस क्वेश्चन को, स्टार्टिंग से एक बार सुन लो। तो पहला क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन का स्टोरी ये था कि सबसे पहले
एक्स और वाई में एकोमोडेशन बिल ड्रॉ हुआ है, किसने किस पे बिल ड्रॉ किया, एक्स ने बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर, तो फिर एक्स बोलेगा मेरे पास है बिल्स रिसीवेबल टू वाई, वाई बोला एक्स टू बीपी, सिंपल था। 30,000 का बिल ड्रॉ हुआ, 30,000 का एंट्री ये करेगा, 30,000 का एंट्री ये करेगा। अब ये एकोमोडेशन बिल था, तो जिसके पास बीआर होता है वो चला गया बैंक के पास जाके डिस्काउंट कर रहा है। हम लोग को डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन खुद से हमें डिस्काउंट बता रखा था 1200। तो हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया, सॉरी बैंक ने सॉरी ये जो है 28,800 बताया हुआ था, 1200 हम लोगों ने खुद निकाला कि 30,000 के बिल के अगेंस्ट में बैंक ने 28,800 दिया, तो डिस्काउंट कितना हुआ 1200। अब ये डिस्काउंट ना तो पूरा एक्स बेयर करेगा, और ये जो 28,800 अमाउंट है ये पूरा एक्स का भी नहीं है, ठीक है, इसमें से वाई का भी हिस्सेदारी है। अब कितना है, तो क्वेश्चन हमें बता रहा है कि एक्स ने वाई को रेमिट किया 9,600, तो हम लोगों ने यहाँ एंट्री किया, वाई ने 9,600 रेमिट किया। अब ठीक है कर सकता है, लेकिन ये डिस्काउंट ये अकेला क्यों लॉस बेयर करे, तो फिर इसको भी लॉस बेयर करना पड़ेगा, कितना प्रोपोर्शनेट, ठीक है, आप जितना पैसा यूज करोगे उतना आपको डिस्काउंट बेयर करना पड़ेगा। तो 1200 discount for 28,800 cash receipt, then for 9,600 cash receipt discount amount कितना हो रहा है 400, ठीक है। तो एक एक पार्टी दे रहा है पेमेंट तो दूसरा पार्टी ले रहा है, तो सेम एंट्री इधर देख सकते हो, जो एंट्री है इधर भी वही एंट्री, इधर पेबल इधर रिसीवेबल, वाई टू बैंक टू डिस्काउंट, इधर बैंक डिस्काउंट टू एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब क्या हुआ, जब ड्यू डेट आया तो एक्स ने बोला हम अपना अमाउंट नहीं दे सकते, एक्स को देना कितना था एक्चुअली 20,000, क्योंकि उसने वाई को जो अमाउंट रेमिट किया था वो ग्रॉस अमाउंट में 10,000 था, नेट अमाउंट में 9,600 था, बिकॉज डिस्काउंट हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो एक्स ने क्या किया, एक्स ने बोला हम तो पैसा नहीं दे सकते, तो अब बैंक वाला तो वाई को बोलेगा ना कि भाई तुम मतलब बैंक वाला एक्चुअली एक्स को ही बोलेगा क्योंकि बिल्स डिस्काउंट करवाने वो गया था, लेकिन एक्स ने वाई को बोला कि देखो हम तो नहीं दे सकते हैं, तो वाई बोला ठीक है हम लोग तो फ्रेंड है कोई बात नहीं। ये कौन है? ठीक है देखो, तो यहाँ पर देखो क्या बोला कि यहाँ पर देखो ये वाला एक वाई के एक्स ने बोला वाई को कि हम नहीं दे सकते, तो वाई ने बोला और मेरे ऊपर इसके बदले बिल ड्रॉ कर दो, मतलब वाई रेडी है बैंक को पे करने के लिए, इसका मतलब ये हुआ, तो वाई ने बैंक को पे कर दिया, तो पे करने से क्या होगा बीपी रिलीज हो गया, टू क्या हो जाएगा बैंक हो जाएगा, ठीक है। तो वाई ने कितना पैसा पेमेंट किया यहाँ पर मैंने कितना लिखा, ये कौन सा वाला पेज निकला, सेकंड वाला ही है ना। हम्म, एक सेकंड देख लेते हैं। ये आगे वाला है कि मेरा पेज किधर, यहाँ से स्टार्ट हुआ सेकेंड, हाँ एक्स टू, ये तो मैंने गलत लिखा है, तुम लोगों ने बोला नहीं वही मुझे डाउट लग रहा है, तो वाई बैंक को कितना पे करेगा, बैंक कितने से मान जाएगा, कितने का बिल था, बैंक वाला कितना लेगा। हाँ तो मैंने गलत लिखा है, बोला नहीं तुम लोगों ने, ये 30,000, ये मैंने 10,000 लिख दिया है गलती से, कोई भी नहीं बोला मुझे, ये 30,000 हुआ था। बैंक वाला कितना लेगा बोले थे, अच्छा मैंने सुना नहीं, जोर से बोलोगे तो मैंने सुना ही है, बैंक वाले ने कितना लिया बीपी टू बैंक, ठीक है, तो बैंक वाला तो 30,000 लेगा, वो 10,000 क्यों लेगा, वो मैंने गलती से लिखा है, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया, अब वाई ने पेमेंट कर दिया, ठीक है, सारा पेमेंट कर दिया, जो उसके हिस्सेदारी का था वो भी किया, वाई वाला भी किया, बदले में एक्स ने क्या बोला कि मेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ करो, ठीक है, तो देखो वाई ने बिल ड्रॉ किया कितने का, क्वेश्चन बताया था 42,000 का, तो बी आर टू एक्स, तो इसने बिल ड्रॉ का एंट्री किया, इसने बिल एक्सेप्ट का एंट्री किया, वाई टू बी पी, ठीक है। अब बिल एक्सेप्ट होने के बाद क्या हुआ यहाँ पर, ये वाई जो है फिर से बैंक के पास चला गया इसको डिस्काउंट करवाने के लिए। अब डिस्काउंट अमाउंट हम लोग बैलेंस करके निकाल लिए, क्योंकि हमें ये बताया था कि बैंक 42,000 के बिल के बदले कितना दिया है 40,100 दे, हो गया यहाँ तक का एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, नेक्स्ट जो सिचुएशन था वो कुछ ऐसा था कि जो पैसा मिला सेकेंड बिल से उसका अमाउंट जो है वाई ने एक्स को रिम्बर्स किया, कितना रिम्बर्स किया 6,700
40, ये क्वेश्चन में बताया था। 6740 ये क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। ये रिम्बर्स किया, तो 6740 रिम्बर्स किया, और यहाँ पर मैंने लिखा, इसीलिए देखो इसके पास 6740 आएगा, इसके पास से 6740 चला जाएगा, लेकिन डिस्काउंट अमाउंट कितना है कैसे निकालेंगे? तो ये पहले एक फेलियरिटी बिल के बाद सेकेंड बिल ड्रॉ है, तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या रहा? डिस्काउंट अमाउंट, देखो क्या रूल्स है, डिस्काउंट अमाउंट डिवाइडेड बाय कैश रिसीव। मैंने 2 बार यूनिटरी मेथड करके भी दिखाया कि 40,110 कैश के बदले हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है, टोटल में देखें तो 1890। तो अगर कोई 6740 कैश लेना चाहता है तो फिर उसको कितना डिस्काउंट बेयर करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि पहले एक बिल डिफॉल्ट कर रखा है एक्स ने, तो उस बिल का ग्रॉस अमाउंट भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ये स्पेशल पॉइंट है याद रखने वाला, ठीक है। अब यहाँ डिस्काउंट अमाउंट आ गया, डिस्काउंट लिखेंगे तो ग्रॉस मिल जाएगा, इधर भी सेम लिख के कंप्लीट कर देंगे। अब जैसे ही ड्यू डेट आया, फिर से वाई एक्स बोल रहा है वाई को कि हम पैसा नहीं दे सकते, हम हो चुके हैं बैंकरप्ट। अब वाई फिर से प्रॉब्लम में, वाई को क्या करना पड़ेगा, बैंक को पैसा देना पड़ेगा। तो वाई बैंक को कितना देगा, इस बार बिल कितने का था 42,000, तो वाई ने बैंक को 42,000 पे कर दिया, ठीक है। और डेबिट किसको करेगा, एक्स को करेगा, ठीक है। वो ये बोल के डेबिट करेगा कि एक्स, तो देखो एक्स को डेबिट करने का रीजन क्या है, क्योंकि जब बिल ड्रॉ हुआ था यहाँ पर देखो, तब एक्स को क्या किया गया था, क्रेडिट। तो अब एक्स को क्रेडिट किया था, अब एक्स को डेबिट करना पड़ेगा, कैंसिल करेगा ना एक्स को, एक्स डेबिट टू बैंक। और वाई क्या बोले, एक्स क्या बोलेगा कि मेरा बीपी खत्म, लेकिन इसलिए नहीं कि मैंने पे कर दिया, अगर पे कर देता तो टू कैश लिख देता, ठीक है। वाई डेटर था, डेटर को पे नहीं कर पाए, बीपी टू वाई लिख दिया। अब क्या सोल्यूशन है, अब एक्स बोल रहा है कि जो भी मेरे से मिलेगा अभी तक का ट्रांजैक्शन में, उसका हम 50% दे देंगे। अब कैसे निकालेंगे कितना कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई एक बिल नहीं था, ऊपर से एकोमोडेशन बिल था, तो इस केस में हम लोग को इस तरीके से रफली लिख लेना है। कोई भी एक साइड का जर्नल एंट्री देख के किसी भी पार्टी का डेबिट या क्रेडिट, जैसे एक्स के बुक्स में वाई का डेबिट क्रेडिट मिलेगा, वाई के बुक्स में एक्स का डेबिट क्रेडिट मिलेगा, तो जितने भी डेबिट क्रेडिट अमाउंट है लाइन बाय लाइन लिखते जाओगे, तो नेट करने के बाद डेबिट या क्रेडिट जो भी आएगा। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर पेबल एक्स का ही होगा, क्योंकि दोनों बार गलती उससे हुआ है, वाई से नहीं हुआ है। तो फिर यहाँ पर 28,000 जो है क्रेडिट, ये अमाउंट जो है एक्स को एक्चुअली वाई को देना था, जिसमें से वो सिर्फ 14,000 दे सकता है, जो नहीं दे पाएगा उसे डेफिशिएंसी बोलते हैं। ये यहाँ पर नया पढ़ा हम लोगों ने, और इसके लिए लॉस है, ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, जो नहीं दे पाएगा पूरा वो हो जाएगा बैड डेट, जो नहीं रिसीव हुआ। और इस एक्स के लिए क्या है कि हम नहीं दे पाए, और वाई के लिए क्या है, मुझे नहीं मिला, नहीं मिला तो बैड डेट, और जो नहीं दे पाए उसे लिखेंगे डेफिशिएंसी, ठीक है। तो मैंने दोबारा बता दिया, अलग टाइप का था क्वेश्चन, लेकिन एक बार तुम लोग को भी देखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला वाला क्वेश्चन काफी आसान है इसका। देखो यहाँ पर बोला है, ऑन 1 Jan 2022 ए सेल्स गुड्स 10,000 टू बी, ए ने बी को गुड्स बेचा है 10,000 का, एंड ड्रॉ ए बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट। चलो पहले इतना तक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, किसके बुक्स में एंट्री बोला है वो पढ़ लेते, बोला है सिर्फ इन द बुक्स ऑफ बी बोला है, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ बी बोला है, दोनों के बुक्स में नहीं करना है, इन द बुक्स ऑफ बी। अच्छा, अब देखो कौन किस पे बिल ड्रॉ किया है, ए सेल गुड्स, ए ने गुड्स बेचा है, तो बी ने क्या किया है, परचेस, तो बी पहले परचेस का एंट्री करेगा, 1122 को है, तो परचेस का एंट्री क्या होता है, परचेस टू ए हो जाएगा। परचेस टू क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर का नाम जब पता है तो वो लिखना पड़ेगा, 10,000। बी गुड्स परचेस्ड। अच्छा, अब इसने परचेस किया है तो बिल कौन एक्सेप्ट करेगा, बी को ही करना पड़ेगा, ठीक है। ड्रॉ तो जो सेलर है वो करेगा, तो बिल बोला है कि बिल्स का बात आया, तो अब एंट्री कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए अकाउंट डेबिट टू बीपी, ए अकाउंट डेबिट टू बीपी, बी बिल एक्सेप्टेड 10,000 का, 10,000। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है।
अच्छा, ऑन 1 March 2022 बी रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस। तो रिटायर्स का मतलब होता है टाइम से पहले पेमेंट कर देना। तो जैन से लेके 3 मंथ्स का बिल होने वाला था, 1 जैन से 1 फेब, 1 फेब से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 मंथ पहले दिया है। तो 1 मंथ पहले दिया है तो उसे डिस्काउंट मिलेगा 12% पर एनम बेसिस पे, वो निकालना पड़ेगा। तो बी को डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बी जब पेमेंट करने जाएगा, बी जब पेमेंट करने जाएगा तब डिस्काउंट मिलेगा। कब पेमेंट कर रहा है? 1 March 2022 को। तो उसका बीपी रिलीज हो जाएगा। बीपी अकाउंट डेबिट कितने का है? 10,000 टू बैंक और टू रिबेट। रिबेट मिलेगा। अच्छा, देखते हैं रिबेट कितना मिलेगा। बिल अमाउंट था 10,000, डिस्काउंट है 12% पर एनम ईयरली। तो उसने 1 मंथ पहले दिया है, तो 1 मंथ के रिगार्डिंग जितना अमाउंट होगा उतने का डिस्काउंट मतलब रिबेट मिलेगा। अब देख लो कितना होगा। 100 होगा शायद। 12 12 कैंसिल आउट होके 100 हो जाए। तो यहाँ पर 10,000 में से अगर 100 नहीं देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ रहा है? 9900। ठीक है। तो बी बिल रिटायर 1 month बिफोर एंड गेट रिबेट ₹1। या फिर तुम लोग अपने हिसाब से नैरेशन लिख सकते हो। गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि हम लोग कैसे जो है रिटायरमेंट होने पे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर भी हमें एंट्री करना है इन द बुक्स ऑफ ए। पहले ये देख लिया, मतलब एक ही पार्टी के बुक्स में एंट्री करना है। बोला है ए ड्रॉ अपॉन बी 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज 3,000 2,000 1,000। चलो पहले ए के बुक्स में बिल ड्रॉ का एंट्री करते हैं। ए ने 3 बिल ड्रॉ किया है बी पे, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी होगा। तो बिल्स रिसीवेबल 1, बिल्स रिसीवेबल 2, बिल्स रिसीवेबल 3। तीन अलग अलग बिल है तो अलग अलग नाम से लिखेंगे तो हमें समझने में आसानी होगा। ठीक है, चलो तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इन द बुक्स ऑफ ए। इन द बुक्स ऑफ ए। डेट नहीं है इस क्वेश्चन में, ऐसे ही नंबर देके कर देते हैं। बिल्स रिसीव ब्रैकेट में 1 लिख दिया। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, फिर बिल्स रिसीवेबल सेकंड वाला लिख देते हैं अकाउंट डेबिट। ठीक है। फिर बिल्स रिसीवेबल ब्रैकेट में लिख देते हैं 3 अकाउंट डेबिट। टू किसके ऊपर ड्रॉ हुआ है? बी के ऊपर। टू बी अकाउंट, बीइंग बिल ड्रॉन ऑन बी, बीइंग बिल ड्रॉ ड्रॉन ऑन बी। अमाउंट है हम लोग का 3 2 और 1, 3,000 2,000 और 1,000, मतलब टोटल हो जाएगा 6,000। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। तो नेक्स्ट इधर कर रहे हैं एंट्री, सेकंड वाला। अब इसके बाद क्या बोला है? बोल रहा है कि ए वीक लेटर, मतलब 1 हफ्ते बाद, हिज फर्स्ट बिल वाज म्यूचुअली कैंसिल। तो पहला बिल कितने का है? 3,000 का। वो बोल रहा है दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कैंसिल कर दिया। ठीक है। तो कैंसिल कर देने से जिसके बुक्स में 3,000 का बीआर है वो हट जाएगा, जिसके बुक्स में 3,000 का बीपी है वो हट जाएगा। लेकिन हम लोग किसके बुक्स में एंट्री करें? जिसके बुक्स में बीआर है, तो उसके बुक से बीआर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल कर रहा है। तो 2 BR हो जाएगा। कौन सा वाला कैंसिल हो रहा है? सिर्फ एक ही हो रहा है, पहला वाला। क्वेश्चन हमें बता दिया है 3,000। तो क्रेडिट तो ये हो जाएगा। डेबिट किसको करेंगे? जिसको क्रेडिट तब किया था, मतलब बी को। ठीक है। बी अकाउंट डेबिट और टू बिल्स रिसीव, मतलब बिल्स ड्रॉ का जस्ट ऑपोजिट एंट्री करेंगे क्योंकि बिल कैंसिल हो रहा है बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। बीइंग फर्स्ट बिल म्यूचुअली कैंसिल्ड, मतलब दोनों की मर्जी से हुआ, ये बताया था तो हम लोगों ने ये सेकेंड एंट्री कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोला? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोला है, यहां तक किया हम लोगों ने। ठीक है। बी एग्रीइंग टू पे 50% ऑफ द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली एंड फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 100 ही एक्सेप्टेड ए फ्रेश बिल ड्रॉन बाय ए। मतलब ये इंसिडेंट किस बात का बोल रहे हैं? बोल रहे हैं पहले तो इन्होंने ये 3,000 वाला बिल कैंसिल कर दिया, फिर यहाँ ना एक कॉमा दिया हुआ है, देखो
ये देखो हम ये कलर हटाते हैं तो दिखेगा कॉमा। मतलब जो बिल कैंसिल हुआ उसी के रिगार्डिंग हमें कुछ और भी बता रहा है। क्या बता रहा है? बोल रहा है वो बिल कैंसिल हो गया, फिर बी ने एग्री किया कि वो 50% अमाउंट कैश में इमीडिएटली दे देगा। तो फिर कौन से बिल का? कॉमा दिया हुआ है तो उसी बिल का बात हो रहा है। तो 3000 का बिल पहले कैंसिल करवा दिया, अब बोल रहा है उस बिल का 50% कैश दे देगा। तो 3000 का 50% कैश देगा तो क्या होगा? 1500। एंट्री क्या होगा? कैश जाने से क्या होता है? अब इसका जा रहा है कि आ रहा है? पे तो बी करेगा, ए के पास पैसा आएगा तो ए क्या एंट्री करेगा? पैसा आने से कैश डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट 1500 टू क्या हो जाएगा? बी। बी को देगा टू बी अकाउंट 1500। तो बी अमाउंट रिसिप्ट। ठीक है। और इसके साथ साथ और एक पॉइंट बोला है कि 50% कैश रिसीव करेंगे और बाकी 50% के साथ इंटरेस्ट एड ऑन करके एक फ्रेश बिल जो है वो ड्रॉ होगा। यहाँ क्वेश्चन में बोला है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे। ये देखो, एंड फॉर द बैलेंस। तो बैलेंस कितना हुआ? 3000 का 50% 1500 पे हो गया, तो बैलेंस कितना हुआ? और 1500 उसको प्लस इंटरेस्ट मतलब 100। तो 1500 प्लस 100 1600 का नया बिल ड्रॉ होगा। ठीक है। तो उसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? उसका एंट्री हम लोग का हो जाएगा। तो बिल ड्रॉ कौन कर रहा है? ए। ठीक है। तो ए अपना बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट लिखेगा और इस बिल्स को ना हम लोग फोर्थ नंबर दे देते हैं। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितने का बिल ड्रॉ होगा? अभी हम लोगों ने देखा 1600। अब ये 1600 कैसे बन रहा है? टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का कितना है? 100। और टू बी कितना है? 1500। ठीक है। तो इसमें से इंटरेस्ट का 100, तो इंटरेस्ट तो ए के लिए इनकम है ना, तो वो तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा और बी को क्रेडिट करेगा 1500 से। इसमें लिखेंगे बी न्यू बिल ड्रॉन विथ इंटरेस्ट 100। विथ इंटरेस्ट 100। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बोला है? अच्छा, हम लोगों ने यहां तक कर लिया। अच्छा, अब बोल रहा है दिस न्यू बिल was endorsed to C who discounted the same with the banker for 1500। अब ये नया जो बिल ड्रॉ हुआ, नया बिल कितने का? 1600 का। ये बिल एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स कौन कर सकता है? जिसके पास बिल्स रिसीवेबल रहता है। मतलब ए ने एंडोर्स कर दिया किसको? सी को। तो पहले एंडोर्समेंट का एंट्री करते हैं। ठीक है। अब एंडोर्समेंट होगा, ये नया वाला बिल एंडोर्स होगा, तो एंडोर्स होने से क्या एंट्री होगा? बिल चला जाएगा अपने पास से। अगर हम लोग किसी को अपना बिल दे देंगे तो बिल क्रेडिट हो जाएगा। बिल जब मेरे पास रहता है तो वो एसेट होता है, डेबिट होता है। टू बी आर फोर्थ नंबर वाला बिल दे रहे हैं 1600, किसको दे रहे हैं? सी को। तो क्रेडिटर को नॉर्मली एंडोर्स किया जाता है, तो क्रेडिटर कैंसिल हो जाएगा, तो सी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बी न्यू बिल एंडोर्स्ड। ये हो गया, नया बिल एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स्ड टू सी ऐसे भी लिख सकते हो या सिर्फ एंडोर्स भी लिख सकते हो। उसके बाद बोल रहा है कि जिसको एंडोर्स किया सी, ठीक है, उसने क्या किया है? सी ने उस बिल को डिस्काउंट करवाया बैंकर के पास 1500 का। लेकिन क्या हमें इसका एंट्री करना है? क्योंकि सी अगर बिल डिस्काउंट करवाने जाएगा तो किसके बुक्स में एंट्री हो? तो सी के बुक्स में तो करने नहीं बोला है, तो इसका हमें कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं है, वो रहने दो। फिर बोल रहे थे सेकंड बिल वाज डिस्काउंटेड बाय ए एट 5%। सेकंड बिल का अमाउंट कितना था? देखो हम लोगों ने 1 2 करके लिखा 2000। अब ए गया बैंक के पास और इस बिल को डिस्काउंट करवाया कितने में? 5% में। तो अब इसका एंट्री करेंगे, क्योंकि ए अगर कुछ भी करेगा तो हमें एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ए के बुक्स में एंट्री करने बोला। तो बैंक के पास जाने से, डिस्काउंट करवाने से पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। जितना डिस्काउंट कर देगा बैंक उतने का हम लोग का लॉस हो जाएगा और हमारे पास से बिल्स रिसीवेबल निकल के किसके पास चला जाएगा? बैंक के पास। ये BR2 चला गया। कितने का था? 2000 का था। देखते हैं कितना डिस्काउंट रेट बोला था? 5%। तो 5% कितना होता है? 100। तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 1900। बीइंग सेकेंड बिल डिस्काउंटेड। बीइंग सेकेंड बिल
डिस्काउंट, सेकंड बिल डिस्काउंट करवा ली। अच्छा, अब देखते हैं और क्या क्या है। अब यहाँ पर सेकंड बिल डिस्काउंट, दिस बिल मतलब कौन सा बात हो रहा है, वही सेकंड बिल का। दिस बिल ऑन मैच्योरिटी वाज रिटर्न डिसऑनर नोटिंग चार्जेस बीइंग 30। मतलब ये जो सेकंड बिल बैंक में ले जाके डिस्काउंट करवाया गया था मैच्योरिटी डेट पे, वो बिल हो गया है डिसऑनर्ड, मतलब बी ने पेमेंट नहीं किया होगा और नोटिंग चार्जेस लग गया 30। नोटिंग करवाने कौन गया होगा, बैंक जाएगा, क्योंकि जो होल्डर ऑफ द बिल होता है उसी को नोटिंग करवाने जाना पड़ता है। अब ए का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम लोग तो ए के बुक्स में एंट्री करेंगे, ए को क्या करना पड़ेगा बोलो। ए ए को बैंक को पैसा देना पड़ेगा, तो बैंक वाले को कितना देना था, अगर कुछ मतलब इस तरीके का इश्यूज नहीं होता तो बैंक वाला तो 2000 से मान जाता, लेकिन उसने अपने पॉकेट से 30 रुपीज भी खर्चा कर दिया नोटिंग करवाने का। अब बैंक वाला कितना लेगा, 2030, किससे लेगा, ए से लेगा, ठीक है। तो ए को बैंक वाले को 2030 पे करना पड़ेगा, तो एंट्री हो जाएगा, क्या एंट्री करेंगे, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बी अकाउंट डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि ए इस तरीके से अपना दिमाग लगाएगा कि हम बैंक को तो 2030 देंगे, लेकिन उसको रिकवरी किससे करने वाले हैं, बी से। अब बी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा वो तो बात का बात है, अगर बैंकरप्ट हो जाएगा तो वैसा जब देगा तब तब ले लेंगे, ठीक है, लेकिन हमेशा इसको डेबिट करेंगे। तो बीइंग बिल डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड होने के कारण ए को अपने पास से पे करना पड़ा और ए सोच रहा है फ्यूचर में ये पैसा हम बी से रिकवर करेंगे। अब देखते हैं क्या बोला है इस बिल के बारे में। इस बिल के बारे में आगे कुछ नहीं बोला है। नेक्स्ट बोल रहा है द थर्ड बिल वाज रिटेन टिल मैच्योरिटी व्हेन इट वाज ड्यूली मेड। बोल रहा है थर्ड बिल जो है वो रखा गया था मैच्योरिटी टाइम तक, ए ने अपने पास ही रखा था। व्हेन इट वाज ड्यूली मेड, और ये मेट कर गया। मेट करने का मतलब है कि जिसको पेमेंट करना है वो अपना पेमेंट कर दिया, ये लैंग्वेज होता है लॉ का। व्हेन इट वाज ड्यूली मेड मतलब सीधा बात है, बी ने एक बिल का पैसा जो कि 1000 रुपीज है थर्ड वाला, वो अपना पेमेंट टाइम पे कर दिया, तो फिर बी से पैसा मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी हो जाएगा लास्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, हाँ बिल्स होगा ना, बिल्स कैंसिल हो जाएगा, पैसा मिलने से क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, पैसा मिल गया। क्योंकि ये थर्ड, ये जो हम लोग का थर्ड वाला बिल था इसका एक ही एंट्री हुआ था, चेक करके देख सकते हो, इसका एक ही एंट्री हुआ था, ये थर्ड वाला बिल जो है बी आर टू बी। तो जब पैसा मिल जाएगा तो क्या एंट्री होगा, बैंक टू बी आर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा पजल जैसा, इसके बाद ये उसके बाद वो, ठीक है। बाकी इसमें वैसा कुछ है नहीं, लेकिन काफी सारा चीज एक के बाद एक है, तो इसीलिए ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट, बट डिफिकल्ट नहीं है वैसे देखा जाए तो, अगर एक एक पॉइंट पढ़ के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ डॉन। ठीक है, तो हमें डॉन के बुक्स में जो भी एंट्री करना है सिर्फ डॉन के बुक्स में करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इन द बुक्स ऑफ डॉन होगा, ठीक है। पहले देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन बोला है, पहला वाला। अच्छा, बोल रहा है बॉब इन्फॉर्म डॉन दैट रेज एक्सेप्टेंस फॉर 3000 हैज बीन डिसऑनर्ड। तो इस बात को हम ड्रॉ करके दिखाते हैं तो ही तुम लोग को समझ में आएगा। तो तीन पार्टी है, एक है बॉब, डॉन और रे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बॉब, डॉन और रे, ठीक है, तीन पार्टी है। अच्छा, अब हुआ क्या है, बोल रहे बॉब इन्फॉर्म कर रहा है डॉन को, तो बॉब जो है वो डॉन को कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है। क्या इन्फॉर्म कर रहा है कि रेज एक्सेप्टेंस फॉर 3000, बोल रहा है कि रे का जो एक्सेप्टेंस है, तो रे का एक्सेप्टेंस है मतलब रे के पास एक बीपी होगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस का मतलब बीपी होता है, एक्सेप्टेंस है फॉर 3000, ठीक है। ये 3000 का जो बीपी है रे के पास हैज बीन डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड होने का मतलब है रे इसका पेमेंट नहीं कर रहा है, मतलब नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बॉब डॉन को बता रहा है। अब बॉब ये बात डॉन को क्यों बताएगा, इसके लिए सिंपल लॉजिक है। पैसा किसको देना है, जिसके पास बीपी होता है, तो रे को पैसा देना था, किसको देना था, शायद बॉब को देना था, ठीक है। तभी तो बॉब को नहीं मिला, इसीलिए वो डॉन को बोल रहा है कि रे का जो एक्सेप्टेंस था
वो डिसऑनर हो रहा है। क्यों बोल रहा है? इसका मतलब डॉन ने उसको वो बिल्स जो है उसे एंडोर्स किया था। मतलब ये जो 3000 का बीपी रे ने एक्सेप्ट किया था, इसका बीआर कौन बनाया होगा? डॉन। ठीक है, बीआर कितने का बनाया होगा? 3000। अब ये बीआर इसने कभी इसको एंडोर्स कर दिया होगा। ठीक है, तभी तो ये फोन करके इसको बोल रहा है, या इन्फॉर्म किसी भी तरीके से इन्फॉर्म, मान लो फोन करके बोल रहा है कि आपका जो बीआर था ना, जिसपे लिखा हुआ था कि रे ने 3000 देना है, वो नहीं दे रहा है। तभी वो उसको इन्फॉर्म कर रहा है, डायरेक्टली रे को चार्ज नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। डॉन और रे में हुआ था, डॉन से एंडोर्स करके बॉब के पास बिल आया था। अब क्योंकि पेमेंट नहीं मिला तो बॉब ने पहले डॉन को इन्फॉर्म किया। ये हो गया इस लाइन का मतलब। तो यहाँ पर इंग्लिश बहुत वाइटल है, इंग्लिश पढ़ के समझना पड़ेगा। एंड नोटिंग चार्जेस आर 40, बोल रहा है नोटिंग चार्जेस 40 लगा। अब नोटिंग करवाने कौन जाएगा? थोड़ी देर पहले भी बोला है मैंने, इसके पहले भी बोला है, बॉब जाएगा। जो होल्डर ऑफ द बिल होता है वो जाएगा। ठीक है, तो नोटिंग करवाने ये गया और नोटिंग का खर्चा लग गया 40 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 रुपीज। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या बोला है? Bob accept 1000 cash and the balance as bill at 3 months at interest of 10%. अब देखो बॉब किससे पैसा मांगेगा? डॉन से। ठीक है, बिल रिसीवेबल का पैसा तो मुझे नहीं मिला ऊपर से मेरा, तो बॉब कितना क्लेम करेगा? 3000 प्लस 40। ठीक है, कितना? 3040। किससे क्लेम करेगा? डॉन से। ठीक है, अब देखो बॉब कैसे पैसे ले रहा है। बॉब बोल रहा है हम 1000 ले लेंगे कैश में, इसमें से 1000 कैसे एक्सेप्ट कर रहा है? कैश में, क्वेश्चन ही बता रहा है। और बैलेंस बिल जो है वो 3 मंथ्स के लिए बिल बना दे रहा है बैलेंस अमाउंट का। तो बैलेंस कितना हुआ? 2040। इसका बिल्स बना देगा, प्लस उस पे क्या लगेगा? बोल रहा है इंटरेस्ट 10%। 3 मंथ्स का मतलब 10% इंटरेस्ट कितने दिन का लगेगा? 3 मंथ्स का, क्योंकि 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड हो रहा है। ये इस तरीके से अपना ये 3400 लेने के लिए रेडी है। ठीक है, अब बोल रहा है डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम। अब डॉन क्या बोल रहा है? डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस। अब देखो बॉब ने तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया कि भाई डॉन तुम मुझे ऐसे करके पेमेंट कर दो, 1000 रुपए कैश दे देना, इतने का बिल ले लेना। तो ठीक है, अब डॉन किससे पैसा लेगा? रे से। ठीक है, रे से वो पैसा नहीं लेगा, वो अपना बिल्स का, क्योंकि उसने तो एंडोर्स किया था बॉब को, वो तो उसका क्रेडिटर था। तो अब डॉन क्या करेगा? डॉन रे से पैसा नहीं मांगेगा, रे को क्या छोड़ देगा? कैसे छोड़ देगा? रे के वजह से ही तो इतना प्रॉब्लम हुआ, नोटिंग वगैरह। तो डॉन रे से पैसा मांगेगा। तो डॉन एक्सेप्ट कर रहा है रे से, उसका एक्सेप्टेंस। तो रे का एक्सेप्टेंस यानी रे के ऊपर फिर से बिल्स ड्रॉ हुआ। ठीक है, फिर से इसके पास बीपी आ जाएगा। कौन ड्रॉ करने वाला? कौन है? वही डॉन ही है। ठीक है, अब कैसा ड्रॉ कर रहा है? बोल रहा है 2 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम। बोल रहा है हम लोग इस बिल कैसा ड्रॉ करेंगे? बिल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स, मतलब बिल ही हमारा 2 मंथ्स का बनेगा। बिल अमाउंट कितना होगा? तो डॉन को पहले कितना मिलने वाला था? रे से 3000, लेकिन 40 रुपीज भी तो वो रिकवर करेगा। वो अगर बॉब को 40 रुपीज कंपेंसेट करेगा तो रे से भी 40 लेगा। तो 3040 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट का रेट कितना है? 12%। ठीक है, तो ये स्टोरी है। अब इसको हमें सभी के बुक्स में नहीं करना है, ओनली एंड ओनली इन द बुक्स ऑफ डॉन करना है। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ डॉन, तो डॉन के बुक में क्या एंट्री होगा? डॉन के बुक में सबसे पहले एंट्री होगा, जैसे ही बॉब डॉन को इन्फॉर्म करेगा कि आपका पार्टी रे जो है वो मुझे पेमेंट नहीं किया, तो तुरंत क्या हो जाएगा? रे जो है वो डॉन क्या करेगा? डॉन दिमाग में ये चलाएगा कि मुझे बॉब को देना है 3040 और मुझे रे से लेना है 3040। सबसे पहले उसके दिमाग में ये आना चाहिए। डॉन बोलेगा मुझे बॉब से लेना है 3000, सॉरी बॉब को देना है 3040 और रे से लेना है 3040। तो जिससे लेंगे उसको डेटर बनाएंगे, मतलब हो जाएगा बॉब, सॉरी रे, रे तो डेटर होगा, रे अकाउंट डेबिट 3040 to Bob account 3040 being amount due to Bob and due from Ray.
मतलब एक जन से मिलेगा दूसरे जन को देना है, ऐसा पहले जैसे ही ये इंसिडेंट ऑकर्ड हुआ, किसी के साथ भी होगा तो दिमाग में ये चलेगा ना, अच्छा मुझे उसे 3040 देना है और उससे 3040 लेना है, ये पहला हो गया। अच्छा, अब जैसे ही उसने ये एंट्री कर दिया, उसके बाद का एंट्री क्या होगा, उसके बाद बॉब बोल रहा है कि मुझे इमीडिएटली कैश दे दो 1000 रुपए, तो वो उसको कैश देगा। कैश देने से एंट्री क्या होगा, बॉब अकाउंट डेबिट, जितना दे देगा उतने से टू कैश करके क्रेडिट करेगा, टू कैश 1000 बीइंग अमाउंट पेड। ठीक है, और बाकी अमाउंट का बोला है इंटरेस्ट के साथ बिल ड्रॉ करेगा, तो इंटरेस्ट डॉन के लिए क्या है, लॉस है, तो इंटरेस्ट को डेबिट करते हुए एंट्री होगा, तो यहाँ पर थर्ड एंट्री हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉब। ठीक है, कितना इंटरेस्ट होगा, बोला बचे हुए बिल अमाउंट का, मैंने पूरा ड्रॉ करके दिखाया है, 2040 का बचे हुए बिल अमाउंट का 10% करके इंटरेस्ट होगा, कितने दिन का होगा, जितने दिन का बिल एक्सटेंड हुआ, 3 मंथ्स का, तो देख लो कितना होगा, बीइंग इंटरेस्ट 51 होगा शायद। ठीक है, ये इंटरेस्ट हो गया, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, अब इंटरेस्ट प्लस 2040 मिला के बिल ड्रॉ होगा, तो बिल ड्रॉ होगा, तो बिल ड्रॉ करने वाला कौन है, बिल ड्रॉ करने वाला बॉब है, और एक्सेप्ट कौन करेगा, डॉन, क्योंकि डॉन को पेमेंट करना था, तो डॉन के पास क्या आ जाएगा, बीपी, बॉब अकाउंट डेबिट टू बीपी, कितना हो जाएगा 2040 प्लस 51, ठीक है 2091, ये बन जाएगा, बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड, बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड। ये सिचुएशन कंप्लीट हुआ डॉन के साथ बॉब का। अब आ जाते हैं हम लोग रे वाले सिचुएशन में, तो रे ने क्या किया, रे ने फिर से बिल एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो बिल कौन ड्रॉ करेगा अभी, डॉन, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रे टू इंटरेस्ट, ठीक है, तो बिल्स कितने का ड्रॉ होगा, देखो बिल्स बोला था 3040, तो लगेगा ही लगेगा, प्लस उस पे इंटरेस्ट, तो पहले इंटरेस्ट देखते हैं, 3040 इंटू इंटरेस्ट रेट है 12%, इंटू ये वाला 12% था, वो 10% था, मैंने ड्रॉ में दिखाया है, और 2 मंथ्स के लिए बिल एक्सटेंड होगा, तो फिर कितना हो रहा है देखो, 60 पॉइंट समथिंग आएगा, 60.80, तो ये इंटरेस्ट प्लस बिल का अमाउंट कितना है, 3000 था, नोटिंग के वजह से 40, 3040 प्लस 60.80, टोटल कितना होता है देख, बीइंग रेज एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेड बाय डॉन, ठीक है, रे का दोबारा से जो एक्सेप्टेंस है वो डॉन ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ये इस तरीके से होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, बोल रहा है James owes Don 3,200. He sends Don's own acceptance in favor of Ralph for 3,160 in full settlement. समझाते हैं क्या, इसमें भी मुझे ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा तभी तुम लोग को समझ में आए। मेन बात जो है इंग्लिश का, ये इंग्लिश अगर हमें क्लियर हो जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तीन पार्टी है, एक है जेम्स, एक है डॉन और एक है राल्फ। जेम्स, दूसरा है डॉन, तीसरा है राल्फ। अब क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि जेम्स ओज डॉन 3,200, इसका मतलब होता है कि डॉन ने जेम्स को 3,200 जो है दिया है। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है, ही सेंड्स, ही मतलब कौन होगा, जेम्स या डॉन, जेम्स ओज डॉन, ही मतलब यहाँ पर जेम्स होगा,
ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस, डॉन का ओन एक्सेप्टेंस, तो डॉन का ओन एक्सेप्टेंस मतलब डॉन के पास क्या रहना चाहिए, बीपी, एक्सेप्ट बीपी को किया जाता है, तो डॉन का जो बीपी है, बोल रहा है ही सेंड्स डॉन ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रल्फ, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्टेंस है मतलब डॉन का जो बीपी है वो रल्फ को दे दिया है फॉर 3160। अब सोचो, डॉन का एक्सेप्टेंस रल्फ को दे दिया है, कौन दिया है, जेम्स दिया है, जेम्स ने रल्फ को दे दिया है, क्या दिया है, डॉन का ओन एक्सेप्टेंस। तो अगर डॉन के पास बीपी है तो डॉन के ऊपर कोई बिल्स ड्रॉ किया होगा, तो कौन बिल्स ड्रॉ कर सकता है, तीन ही तो पार्टी है। अब डॉन के पास अगर बीपी है तो जेम्स और रल्फ, कौन बिल ड्रॉ करेगा, क्योंकि बोल रहा है कि डॉन का एक्सेप्टेंस किसने किसको भेजा है, जेम्स ने रल्फ को भेजा है, तो जेम्स ने रल्फ को क्या भेजा होगा, बिल्स रिसीवेबल। तो जेम्स के पास ये वाला बिल्स रिसीवेबल रहा होगा डॉन के नाम का, मतलब बिल्स किन दोनों पे ड्रॉ हुआ है, बिल्स जो है, बिल्स का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो कंसेप्ट है वो किन दोनों पार्टी में हुआ, पहले जेम्स और डॉन में, ठीक है। तो जेम्स के पास बिल्स रिसीवेबल है और डॉन के पास क्या है, बिल्स पेबल है। क्यों है, क्योंकि जेम्स ने जो है ओस किया था डॉन से 3200, ठीक है। अच्छा, ये ना मुझे लग रहा है थोड़ा उल्टा हो गया, ये इधर होगा ना एरो, ये देखो जेम्स, ये देखो जेम्स ने इसका मतलब पैसा दिया होगा तभी तो इसने बीआर बनाया और इसने बीपी, ये देखो जेम्स ओज डॉन 3200, मतलब जेम्स ने पैसा उधार दिया, मैंने उल्टा बोल दिया था तब, ठीक है। कंसेप्ट ठीक है, देखो जेम्स जो उधार देगा वही तो बिल्स ड्रॉ करेगा, और जो उधार लेगा उसके पास क्या आएगा, पीपी, ठीक है। मेरा एरो दूसरे तरफ लगा दिया था। तो जेम्स ने डॉन को पैसा दिया और उसके बदले बिल्स ड्रॉ किया। अब क्वेश्चन में उस बात को क्लियर नहीं बोल के ये बोल रहा है कि जेम्स ने डॉन का एक्सेप्टेंस रल्फ को दिया, मतलब बेसिकली जेम्स के पास डॉन के नाम का जो बीआर था वो उसने रल्फ को एंडोर्स कर दिया, उसको क्लियरली नहीं बोल के इस तरीके से एक सिंगल लैंग्वेज में बोला है, ठीक है। ये बता रहा है कि जेम्स owes Don 3200, he sends Don's own acceptance in favor of Ralph for 3160। अब बीआर कितने का बनेगा, बीआर तो 3200 का ही होगा ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो बना, बट उसने रल्फ को जो दिया, रल्फ के साथ कितने सेटलमेंट करने के लिए दिया, 3160 का सेटलमेंट के लिए दिया, फुल सेटलमेंट, मतलब रल्फ मान गया 3600 के बदले उसने कितने से मान लिया, फॉर 3160 इन फुल सेटलमेंट। अच्छा, यहाँ पर 3200 था, एक सेकेंड। अच्छा, तो बीपी जो है, अच्छा एक बार फिर से पढ़ते हैं, जेम्स ओज डॉन 3200, ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ, अच्छा देखो, he sends Don own acceptance in favor of Ralph, और एक्सेप्टेंस कितने का था, 3160, ठीक है। तो बिल का अमाउंट 3160 होगा, तो हम बताते हैं, थोड़ा सा अलग हो गया मेरा बताना, ये 3160, ठीक है, ये 3160 होगा, ये उधार अमाउंट इतना ही है। लेकिन जो बिल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मतलब जो बिल एंडोर्स हुआ है वो कितने का एंडोर्स हुआ है, 3160 का एंडोर्स हुआ है, ठीक है। और इन दोनों में जो बिल ड्रॉ हुआ है वो 3200 का, इसके पहले भी एक बिल ड्रॉ हुआ है जो कि 3160 का है, ठीक है। अब देखो डॉन की बुक्स में क्या एंट्री करना है, क्योंकि हमें तो इन द बुक्स ऑफ डॉन करना है। तो फिर से देखो, जेम्स ओज डॉन 3200, जेम्स और डॉन में उधार लेने का ट्रांजैक्शन हुआ जिसका अमाउंट था 3200। अब जेम्स ने क्या किया, डॉन को ही सेंड्स डॉन ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रन, ठीक है। तो जेम्स ने डॉन का एक्सेप्टेंस जो है रल्फ को दे दिया और अपना 3160 का फुल सेटलमेंट करने का सोचा, ठीक है। अब डॉन के बुक्स में क्या, डॉन के बुक्स में क्या एंट्री होगा, मुझे लगता है मैंने ना काफी उल्टा कर दिया है, रुको एक सेकेंड, ये ड्रॉ मेरा उल्टा हो गया है, इसको ठीक करना पड़ेगा। मेरा नाम भी गलत हो गया है, मतलब नाम क्या, वो ट्रांजैक्शन का वैल्यूज गलत हो गया, फ्रेशली कर रहे हैं एक बार, ठीक है।
जेम्स और डॉन 3200, तो जेम्स और डॉन में ट्रांजैक्शन हुआ है 3200 का, ये तो क्लियर है, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है ही यानी जेम्स ने क्या भेजा है, बोल रहा है ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस, तो डॉन का एक एक्सेप्टेंस है, मतलब डॉन का एक बीपी है, कितने का है देखो, डॉन ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रल्फ, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेंस उसने रल्फ को भेजा है इन फेवर ऑफ रल्फ। अच्छा, डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रल्फ, अच्छा इसका भी मीनिंग समझो, ठीक है। मतलब डॉन का जो एक्सेप्टेंस है वो किसके फेवर में एक्सेप्ट किया है, रल्फ के फेवर में, ठीक है। ये सब अलग अलग लैंग्वेज हो जा रहा है, तो रल्फ के पास क्या है, बिल्स रिसीवेबल, मैंने तब थोड़ा उल्टा बता दिया, वो दिमाग से निकालिए तो, ठीक है। डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रल्फ, मतलब डॉन और रल्फ में कोई ट्रांजैक्शन हुआ था जिसमें डॉन ने एक्सेप्ट किया था, यानी डॉन के पास बीपी था और रल्फ के पास उस बीपी के अगेंस्ट का क्या था, बीआर था, फॉर 3160, और इसका अमाउंट कितना था, 3160, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर सेमीकोलन देके इन फुल सेटलमेंट, अब फिर से पढ़ेंगे, बोल रहा है कि जेम्स वाज डॉन 3200, अब जेम्स ने he sends Don's own acceptance in favor of Ralph for 3160 in full settlement। अच्छा, तो अब यहाँ पर एंडोर्समेंट हुआ है, अब एंडोर्स कौन कर सकता है, जिसके पास क्या है, बीआर है, तो इसने इसको क्या किया होगा, एंडोर्स किया होगा, ठीक है, इसने इसको एंडोर्स किया होगा, तभी तो जेम्स ने क्या किया, सेंड कर दिया डॉन का। अब इसके पास क्या आ गया, इसके पास जो बीआर आया उसमें किसका नाम लिखा हुआ है कि डॉन को पे करना है, इसीलिए यहाँ बोला है कि जेम्स owes Don 3200, he sends Don's own acceptance। अब जेम्स ने क्या किया है, जेम्स ने जो उधार लिया है, अब बोल रहा है जेम्स कैसे करके अपना उधारी चुकता करेगा, बोल रहा है कि उसने क्या किया, डॉन का ही एक्सेप्टेंस डॉन को वापस दे दिया, ठीक है, मतलब उसने डॉन से पैसा लिया था ना, अब डॉन को पैसा देने के बदले ये बीआर एंडोर्स करने वाला है, लेकिन इस बीआर में नाम किसका लिखा हुआ है, डॉन का ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, और फुल सेटलमेंट कर लिया, क्योंकि ये बीआर कितने का है 3160, उसको पे कितना करना चाहिए था 3200, उसी में सेटल कर लिया, मतलब एंट्री क्या होगा डॉन के बुक्स में, जैसे डॉन के पास ये बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा, उस बिल्स रिसीवेबल में किसका नाम लिखा हुआ है, डॉन का ही लिखा हुआ है, तो फिर डॉन का बीपी क्या हो जाएगा, कैंसिल, अगर मेरे पास मेरे बीपी का ही बीआर आ जाएगा तो मेरा बीपी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऐसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में जैक वाला क्वेश्चन किया, तो बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी कितने का था 3160, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर टू, अब जेम्स जेम्स का लाइबिलिटी कंप्लीट, तो वो लाइबिलिटी है 3200 का, अब कोई मान जा रहा है कम में, तो फिर बाकी हो गया डिस्काउंट अलाउड, कितना डिस्काउंट अलाउड होगा 40 रुपीज, तो बी बाई एक्सेप्टिंग बीआर बीपी इज सेटल्ड, मतलब अपना बीपी अब बीआर से ही सेटल हो गया, मतलब अपना बिल्स पेबल सेटल करने का क्या हुआ, मेरे पास एक बीपी है जो मैंने एक्सेप्ट किया है, उसके अगेंस्ट का बीआर भी मेरे पास आ गया, मतलब मुझे ही तो वो पैसा देना, अब हम खुद ही खुद को थोड़ी ना देंगे, क्योंकि बीआर में तो डॉन का नाम लिखा है, बीपी में भी डॉन का नाम लिखा हुआ है, तो अब डॉन खुद ही खुद को थोड़ी ना पे करेगा, मतलब कैंसिल हो गया, तो उसको पे करना था रल्फ को, ठीक है, और रल्फ ने वो क्या किया था, इंडोर्स किया था जेम्स को, और जेम्स ने वही वाला जिसमें डॉन का नाम लिखा हुआ था, क्योंकि देखो जेम्स के साथ भी डॉन का ट्रांजैक्शन हुआ, डॉन के साथ भी रल्फ का ट्रांजैक्शन हुआ, डॉन और रल्फ के ट्रांजैक्शन में डॉन कौन था, डॉन था पेयर, और रल्फ कौन था, रल्फ था पेई, मतलब इसको पैसा मिलने वाला था, और रल्फ और जेम्स के ट्रांजैक्शन में इसका मतलब इसने अगर इसको एंडोर्स किया है तो ये इसका कभी क्रेडिटर रहा होगा, और ये क्या है, ये डेटर, इसको पैसा देना था, तो ये पैसा देने के बदले रल्फ रल्फ ने जेम्स को पैसा देने के बदले एक बीआर एंडोर्स कर दिया जेम्स को, और जेम्स को किसको पैसा देना था, डॉन को, क्योंकि उसने डॉन से पैसा उधार लिया था, तो जेम्स ने जो बीआर डॉन को दिया, बीआर देख डॉन देख रहा है ये बीआर तो मेरे ही नाम का है, तो मेरे बीआर से ही मैंने अपने बीपी को कर दिया है कैंसिल, ठीक है, ये सिचुएशन। अच्छा, अब थर्ड नंबर वाला देखो, फिर बोल रहा है डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह फॉर 4500 बाय एंडोर्सिंग जॉन एक्सेप्टेंस फॉर 4450 इन फुल सेटलमेंट, ठीक है,
तो बोल रहा है कि डॉन मेट हिज ओन एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो चलो यहाँ पर फिर से बना लेते हैं। तीन पार्टी, एक हो जाएगा डॉन, एक सिंह, डॉन, सिंह और जॉन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, डॉन मीट हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह। तो डॉन के पास एक्सेप्टेंस है, मतलब डॉन के पास क्या है, बीपी। ठीक है, अच्छा, किसके नाम का है, इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ सिंह। तो सिंह के पास इस बीपी के नाम का क्या है, बीआर। मतलब इन दोनों के अंदर बीपी बीआर वाला ट्रांजैक्शन जरूर हुआ होगा। ठीक है, अब कितने का है, फॉर 4500। ठीक है, ये कितने का है, 4500। मतलब सिंह ने डॉन पे 4500 का बिल्स ड्रॉ किया होगा और डॉन ने वो एक्सेप्ट किया होगा। फिर बोल रहा है, अब क्या किया है, डॉन ने अपना एक्सेप्टेंस मीट कर दिया। मीट करने का मतलब अपना बीपी रिलीज कर दिया। अब कैसे रिलीज किया, बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस फॉर 4450 इन फुल सेटलमेंट। उसने क्या किया, एंडोर्स किया है। क्या एंडोर्स किया है, जॉन का एक्सेप्टेंस। तो जॉन के पास क्या है, बीपी। जॉन का एक्सेप्टेंस मतलब जॉन के पास बीपी है। अब डॉन ने अपना बीपी को मीट कर दिया, तो उसका बीपी कितने का है, 4500। उसको किसको पैसा देना था, सिंह को। उसने पैसा देने के बदले अपना बीपी कैसे कैंसिल किया, उसने सिंह को बोला कि हम आपको दे देते हैं एक बीआर। मेरे पास ना एक बीआर भी है। कहां से आया, जॉन के ऊपर ड्रॉ हुआ था। कैसे पता चला, लिखा हुआ है, डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस। डॉन ने अपना बीपी क्लियर कर दिया, जो कि उसने सिंह के लिए, सिंह के तरफ से एक्सेप्ट किया था। कितने का, 4500। मतलब इससे पता चल रहा है सिंह और डॉन के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ था जो था 4500, जिसमें डॉन को सिंह को 4500 पेमेंट करना था। अब वो पेमेंट कर नहीं किया तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज उनमें ड्रॉ हुआ था। अब क्या बोल रहा है, वो अपना बीपी कैसे रिलीज किया, उसने एंडोर्स किया जॉन का एक्सेप्टेंस, जो कि 4450 का था। तो उसके पास जॉन का एक्सेप्टेंस कहां से आया था, फिर इन दोनों में बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल का ट्रांजैक्शन हुआ होगा, जो कि कितने अमाउंट का था, 4450 का। तो उसने क्या किया, ये BR 4450 वाला इसके हाथ में पकड़ा दिया और बोला मेरा बीपी कैंसिल कर दो। इसने बोला ठीक है चलो, 4500 के जगह हम 4450 में मान जाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या करना है, डॉन के बुक्स में एंट्री करना है। तो डॉन के बुक्स में एंट्री क्या होगा, सिंपल, डॉन का क्या हुआ, बीपी कैंसिल हो गया, तो बीपी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने का बीपी कैंसिल हुआ, 4500। कैसे कैंसिल हुआ, एक बीआर देके। बीआर कितने का था, 4450 का। तो उसको कितना डिस्काउंट दिया है सिंह ने, डिस्काउंट रिसीव्ड 50 रुपीज। ठीक है, 50 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। तो बीपी अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसिप्ट, ऐसे हो गया। तो डॉन के साथ सिंह का, डॉन के साथ जॉन का, दोनों ट्रांजैक्शन हुआ। एक केस में डॉन को सिंह को पेमेंट करना था, दूसरे केस में डॉन को जॉन से पैसा मिलने वाला था 4450। तो डॉन ने क्या किया, अपना जो बीआर था जॉन का वो दे दिया सिंह को और अपना बीपी को रिलीज करवा दिया। अब क्या होगा, सिंह किससे पैसा रिकवर करेगा, जॉन से फ्यूचर में, लेकिन वो तो हमें नहीं करना है। फिर फोर्थ नंबर में देखो, बोल रहा है रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन। ठीक है, फिर से हम लोग दो पार्टी ड्रॉ करेंगे, रे और डॉन। ठीक है, बोल रहा है रेज एक्सेप्टेंस, मतलब रे के पास क्या है, बीपी, रेज एक्सेप्टेंस। लेकिन इसके पास अगर बीपी है तो कोई तो होगा जिसने इसके ऊपर बीआर ड्रॉ किया, वो कौन है, इन फेवर ऑफ डॉन। मतलब जो बिल्स ड्रॉ करने वाला है वो कौन है, डॉन है। इन फेवर का मतलब वही होता है, मतलब इस बीपी का मतलब बीआर कौन है, डॉन है। ठीक है, बोल रहा है इन फेवर ऑफ डॉन रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट। तो इसने क्या किया, 1 मंथ बिफोर पेमेंट कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट इज टेकन एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट बोल रहा है 6% पर एनम मिलेगा। तो इंटरेस्ट 6% पर एनम मिलेगा। हम लोग को पता करना है बिल का अमाउंट कितना होगा। तो बिल का अमाउंट कितना होगा यहाँ पर, अच्छा इसके पहले रे वाला कोई ट्रांजैक्शन था, रे और डॉन का, एकदम स्टार्टिंग में था। तो वहां पर देखो ये लास्ट वाला लाइन था ना, डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट। तो वही वाला जो है यहाँ पर बोल रहा है कि पेमेंट हुआ है।
ठीक है, तो वो बिल कितने का था चेक करो, वो बिल लास्ट बिल जो 2 मंथ्स के लिए एक्सटेंड हुआ था वो कितने का था? 3100.80, यही वाला होगा, ठीक है। 3100.80, ये बिल का बात हो रहा है। ठीक है, तो 1 मंथ पहले रिटायर कर दिया तो डॉन के बुक्स में एंट्री करना है, तो डॉन को पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और उसको देना पड़ेगा रीबेट। अगर कोई 1 मंथ पहले दिया है तो उसको रीबेट देना पड़ेगा, रीबेट उसका डेबिट हो जाएगा। और टू क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। वो बिल कितने का था, क्योंकि हमें कोई अमाउंट नहीं बोला है तो एक्चुअली वो ऊपर वाले ट्रांजैक्शन के ऊपर है। अब इस पे रीबेट लगाओ, 3100.80 इंटू 6% इंटू 1/12, 1 मंथ बिफोर, तो देख लो कितना होगा। 1550, 2 डिजिट ले रहे हैं, और फिर माइनस करने से देख लो कितना आएगा, 3085.30 आएगा शायद, चेक कर लो। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन ही काफी अच्छा है, अगर हमें कुछ ज्यादा ऐसा वैसा पूछे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन का बात नहीं, छोटा छोटा क्वेश्चन ही बहुत जो है ये है, और इससे एमसीक्यू वगैरह भी अच्छा बन जाएगा जिनका एमसीक्यू है। ये तो एकोमोडेशन बिल भी नहीं है, नॉर्मल बिल है, लेकिन वो लैंग्वेज ही बढ़ावाते हैं। जब भी बोलेगा एक्सेप्टेंस कोई कर रहा है इन फेवर ऑफ दिस पर्सन, तो ए एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ बी, इसका मतलब है ए के पास बीपी है, और वो बीपी का जो बीआर है वो फिर बी के पास है। इन फेवर ऑफ मतलब उसने उसके नाम का है बीआर, ठीक है, और एक्सेप्ट जो करेगा उसके पास बीपी रहेगा। ये लैंग्वेज अगर ध्यान में रहेगा तो हम लोग फिर ड्रॉ करके आराम से क्वेश्चन का आंसर कर सकते। अच्छा, अब जो एमसीक्यूज है वो कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स, पहले बोला है कि बिल्स पेबल इज अ नॉमिनल अकाउंट, बोलो ट्रू की फॉल्स? फॉल्स होगा, क्योंकि बिल्स पेबल नॉमिनल थोड़ी ना होता है, ये लाइबिलिटी होता है, तभी तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं। प्रॉमिस टू पे इज इंक्लूडेड इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फॉल्स। प्रॉमिस टू पे ये वाला प्रॉमिसरी नोट में जाता है, ये कभी भी यहाँ पर नहीं आता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई प्रॉमिस का बात नहीं होता है, वो प्रॉमिसरी नोट में होता है। डे ऑफ रिबेट, डे ऑफ रिबेट बोल के तो कुछ नहीं होता है, डे ऑफ ग्रेस बोल के होता है, एडेड टू ड्यू डेट टू अराइव द मैच्योरिटी डेट, तो ये लैंग्वेज ही गलत है, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज ए गेन फॉर द ड्रॉइंग, तो बोलो ट्रू। ड्रॉई के लिए तो गेन ही है ना, मतलब ड्रॉई मतलब कौन, जिसको पेमेंट करना था वो अगर टाइम से पहले करेगा तो उसे रिबेट मिलेगा, तो उसके लिए गेन है। अच्छा, फिर बोल रहा है फॉरेन बिल इज ड्रॉन इन द कंट्री एंड पेबल आउटसाइड द कंट्री, तो मैंने फॉरेन बिल एक लाइन में लिखवाया था। अगर कोई भी एक पार्टी, ड्रॉयर, ड्रॉई, पेयर, पे, कोई भी अगर एक जो है आउट ऑफ इंडिया में बिलोंग करता है तो वो फॉरेन बिल होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ड्रॉ तो इंडिया के अंदर हुआ है, लेकिन इंडिया के बाहर जो है वो पे होगा, मतलब कोई पार्टी तो इंडिया के बाहर होगा, तो ये वाला हम लोग का क्या हो गया, फॉरेन बिल ही हुआ, ट्रू। फिर बोल रहा है प्रोमिसरी नोट इज डिफरेंट फ्रॉम बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बोल रहा है प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज अलग चीज है, बिकॉज द अमाउंट इज पेड बाय द मेकर इन केस ऑफ फॉर्मर एंड बाय एक्सेप्टर इन द लेटर, मतलब बोल रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बोल रहे प्रोमिसरी नोट में अमाउंट जो पे करता है, ठीक है, वो होता है मेकर। मेकर का मतलब जो प्रोमिसरी नोट बनाता है उसको बोलते हैं मेकर। और इन केस ऑफ फॉर्मर, फॉर्मर मतलब जो लाइन पहले बोला गया है, ये हो देखो इंग्लिश का मतलब हो गया। बाय द एक्सेप्टर इन द लेटर, लेटर मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में जो अमाउंट पे करता है वो एक्सेप्टर होता है बिल का, तो क्या ये बात सही है? देखो, बिल का अमाउंट पे कौन करता है, जो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर, ये तो सही है। और प्रोमिसरी नोट हम बता देते, प्रोमिसरी नोट रेडी करता है डेटर, देता है क्रेडिटर को, और ये लिख के देता है आई प्रोमिस टू पे दिस अमाउंट, ये बोल के, ठीक है। तो प्रोमिसरी नोट का कंसेप्ट ये है, प्रोमिसरी नोट में आई प्रोमिस टू पे इस तरीके का लैंग्वेज लिखना है,
यहाँ बनाएगा कौन, जैसे बीआर कौन बना रहा है, जो सेलर है, लेकिन प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है, जो परचेजर है, ठीक है, वो लिख के देता है प्रॉमिस टू पे कि हम ये पे कर देंगे। तो देखो प्रोमिसरी नोट में जो अमाउंट पे करता है वो मेकर है, मेकर मतलब जो प्रोमिसरी नोट बनाता है। प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है, अभी मैंने बोला प्रोमिसरी नोट बनाता है डेटर, ठीक है, जस्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ऑपोजिट होगा। नॉर्मली बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाएगा, जो सेलर है। प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है, जो परचेज करता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है प्रॉमिसरी नोट जो है, ये लाइन बिल्कुल ठीक है, प्रॉमिसरी नोट इज डिफरेंट फ्रॉम बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि जो अमाउंट पे करना है वो मेकर, मेकर मतलब प्रॉमिसरी नोट, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पार्टी नेम होता है ना, ड्रॉयर ड्रॉई, तो यहाँ पर होता है मेकर, ठीक है, जो बनाता है उसको बोलते हैं मेकर। तो प्रॉमिसरी नोट जो बनाता है वही पे करता है, और जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है वही अमाउंट को पे करता है, सही बात है। अब 7th नंबर बोल रहा है A has drawn a bill on B, B accept the same and endorse the bill to C। बोल ये पॉसिबल है कि नहीं, बोल रहा है A ने बिल ड्रॉ किया है किसके ऊपर, B के ऊपर, B ने वो एक्सेप्ट किया और वो एंडोर्स कर दिया C को, क्या ये पॉसिबल है? एंडोर्स कौन कर सकता है, जिसके पास बीआर होता है। तो किसके पास बीआर है, ऑब्वियसली ए के पास है, तो फिर ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। अच्छा फिर बोल रहा है ए बिल गिवन टू क्रेडिटर इज कॉल्ड बिल्स पेबल। अगर हम लोग बिल जो है क्रेडिटर को देते हैं तो उसे बिल्स पेबल बोला जाता है। क्या होगा, ए बिल गिवन टू अ क्रेडिटर इज कॉल्ड बिल्स पेबल, गिवन टू ए क्रेडिटर इज कॉल्ड बिल्स पेबल। यहाँ पर बोल रहा है ये मुझे, यहाँ लिखा हुआ है बिल मैम गिवन पोल। टू, फॉल्स, यहाँ तो बोल रहा है ट्रू। रीजन बोल रहा है ए बिल गिवन टू ए क्रेडिटर इज कॉल्ड बिल्स पेबल एज the debtor commits to pay by giving a bill to a creditor, as the debtor commits, debtor commit करता है to pay by giving a bill to creditor। तो क्रेडिटर को अगर कोई बिल देगा, हाँ ये बिल्स पेबल कैसे होगा, बिल्स रिसीवेबल ही तो होगा ना। अगर हम लोग क्रेडिटर को कोई बिल दे रहे हैं तो वहां पर क्या लिख के देंगे, क्रेडिटर मतलब क्या, मुझे उसको पैसा देना है, तो मुझे उसको क्या लिख के देना है। तो क्रेडिटर अगर मेरा बिल्स है तो रिसीवेबल क्रेडिटर के देना पास तो पड़ता है। बिल्स रिसीवेबल रहेगा, और मेरे पास क्या रहेगा, बिल्स पेबल, ठीक है। तो बिल जो गिवन टू ए क्रेडिटर इज कॉल्ड बिल्स पेबल, मतलब बिल्स पेबल तो एक्सेप्ट करके ही हमें रिटर्न करना होता है ना, तो क्रेडिटर के पास जो रहेगा डेटर के तरफ से वो तो बिल्स पेबल ही रहेगा, जहां पर डेटर लिखेगा ना कि हम ये अमाउंट पेमेंट करके दे देंगे, ठीक है। तो ये ट्रू है, सही है। फिर यहाँ पर बोला है एमसीक्यू, बोल रहा है कि अगर इतने तारीख को बिल ड्रॉ हुआ है बी के ऊपर इतने रुपए का 3 मंथ्स के लिए, तो मैच्योरिटी डेट कितना होगा। मैच्योरिटी डेट यहाँ पर 3 दिन, यहाँ पर 3 मंथ्स पहले ऐड हो जाएगा, तो 1/1/2022 इसमें, हाँ 3 मंथ्स ऐड करने से हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, और इसमें 3 दिन ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/4/2022 होगा, कैलकुलेट करके देख सकते हो, 4/4/2022। अच्छा फिर देखो 16/6/2022 पी ड्रॉ ए बिल ऑन क्यू फॉर 1,25,000 फॉर 30 डेज, 30 डेज के लिए बिल ड्रॉ हुआ है। और यहाँ पर बोल रहे हैं 19 जुलाई से पब्लिक हॉलीडे, तो मैच्योरिटी डेट कब होगा, तो 30 डेज। तो जून का कितना मंथ होता है, जून का कितना डे होता है 30, 30 - 16 करने से कितना दिन बचा 14। अच्छा हमें 30 डेज कंप्लीट करना है, तो ये जून का मंथ हो गया, इसके बाद आता है जुलाई। तो जुलाई का कितना दिन लेंगे, यहाँ 6 लेंगे और यहाँ पर 1 लेंगे, तो 16 जुलाई प्लस इसमें 3 दिन ग्रेस, तो 19 जुलाई। लेकिन 19 जुलाई बोल रहा है कि कोई पब्लिक हॉलीडे है, तो पब्लिक हॉलीडे होने से प्रिसीडिंग वाला लेना पड़ता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 18, ठीक है। फिर बोल रहा है PQ ड्रॉ ए बिल ऑन XY फॉर 1,30,000 ऑन 1/1/2022, XY एक्सेप्ट द सेम ऑन 4/1/2022 फॉर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आफ्टर डेट। तो मैंने बताया था आफ्टर डेट, आफ्टर साइट और ऑन डिमांड होता है। तो आफ्टर साइट मतलब जब देखेंगे, मतलब जिस दिन बिल को देख के साइन करेंगे उस दिन से मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट होता है, लेकिन आफ्टर डेट में
बिल जिस दिन ड्रॉ होता है उस दिन से कैलकुलेट होता है। तो बिल ड्रॉ कब हुआ है? 1/1/2022 को 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है, तो कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा फिर, ठीक है। थ्री का हम लोग का ए हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन और ये वाला मतलब डेट के हिसाब से देखो तो सेम है, ठीक है। और आफ्टर डेट और जो है आफ्टर साइट, ये मैंने थ्योरी में लिखवाया था। फिर बोल रहा है ए ड्रॉज ए बिल ऑन बी, ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, ए इंडोर्स इट टू सी द पेई ऑफ द बिल। तो बोल रहा है ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, ए ने फिर उससे सी को एंडोर्स कर दिया, तो अब बिल का पेई कौन है? पेई कौन होगा? पेई मतलब जिसको पैसा मिलने वाला है, पेयर मतलब जिसको देना है। किसको पैसा मिलेगा? सी को। ए के पास तो बिल है ही नहीं, ए ने अपना बिल उठा के, ए ने बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया है किस पे? बी पे। तो बी के पास बिल्स पेबल है, ए ने ये एंडोर्स कर दिया सी को, तब इसके पास से बिल्स हट के इसके पास आ जाएगा, बी किसको पेमेंट करेगा इस? तो फिर क्या हो जाएगा आंसर? सी, ये वाला होगा। फिर बोल रहा है ए बिल 1,20,000 was discounted by Sara with banker for 1,18,800. At maturity, the bill returned dishonored. Noting charges 200. How much amount will the bank deducted from Sara's bank balance at the time of such dishonor? तो एक बिल था 1,20,000 का, जिसको सरस, अच्छा सरस ने 1,18,800 रुपीस में बैंक में ले जाके डिस्काउंट करवाया, लेकिन बिल डिसऑनर हो गया। तो बैंक वाला कितना पैसा लेगा? बैंक वाला अपना 1,20,000 तो लेगा ही लेगा, साथ ही साथ नोटिंग चार्जेस भी रिकवर करवाएगा। मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, 1,20,200, ऑप्शन सी होगा फिफ्थ नंबर का। हाँ, ऑप्शन सी होगा। सिक्स्थ में बोला है एक्स ड्रॉ ए बिल वाई ऑन वाई 3 लाख ऑन 1/1/2022 फॉर 3 मंथ्स आफ्टर साइट। आफ्टर साइट मतलब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस देखना पड़ता है, मतलब जिस दिन हम साइन कर रहे हैं। तो 6/1/2022 से मुझे 3 मंथ्स काउंट करके बताना है मैच्योरिटी डेट कब होगा। तो ये हो जाएगा 9/4/2022, क्योंकि 3 मंथ्स ऐड करेंगे तो यहाँ पर तो 3 दिन ऐड करने से 6 तारीख का 9 तारीख हो जाएगा। और जैन से लेके अगर 3 मंथ्स आगे जाओगे तो देख सकते हो वो फोर मतलब फोर्थ यानी अप्रैल आ जाएगा। तो ये हो गया सिक्स का डी। X sold goods Y for 5 lakh, Y paid cash 4,30,000. X will grant 2% discount on the balance and Y request X to draw bill for balance the amount of bill. सिंपल है। 5 लाख का गुड सेल परचेज हुआ था, जिसमें से 4,30,000 का कैश पे हो गया, तो बचा कितना? 70,000। उसमें भी एक्स ने 2% डिस्काउंट दे दिया, तो बोला कि 70,000 का 2% कम दो, तो कितना? 1,400। मतलब 70,000 माइनस 1,400, तो कितना अमाउंट आ रहा है? माइनस करके देखो। 68 समथिंग आएगा, 68,600। बोला इसका बिल ड्रॉ करो, तो कितना हो जाएगा बिल? निकाल लिया था 68,600। हाँ, यही वाला होगा। बोला बाकी बैलेंस का बिल बनाओ, बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है एट्थ नंबर में on 1/1/2022, X draw a bill for 5 lakh 3 months. While X got the bill discounted on 4/1/2022 at 12%. The amount of discount, discount का amount पूछा है, 5 लाख का बिल था, ठीक है। डिस्काउंट करवाए 12% का, ठीक है। 12%, अच्छा। ये 3 मंथ्स का था, तो 3 मंथ्स का है तो एक्चुअली हमें X got the bill discounted 12% at the amount of discount, तो कितना होगा देखो तो? 5 लाख का 12% और इंटू 16,000, 3/12, 15,000 आ रहा है। 15,000, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 मंथ्स का डिस्काउंट बोला है तो ऑप्शन ए हो गया 15,000। अच्छा, फिर बोल रहा है मिस्टर जय ड्रॉय बिल ऑन मिस्टर जॉन फॉर 3 लाख on 1/1/2022 for 3 months. On 4/2/2022, John got the bill discounted at 12%. The amount of discount निकालो फिर से।
9,000 आएगा, 12 कैंसिल और ये आ जाएगा। तो इसका आंसर बोल रहे हैं 6,000 होगा, क्या गलत हो गया? ड्रॉ ए बिल 3 लाख ऑन 1/1/2022 फॉर 3 मंथ्स। अच्छा 3 मंथ्स का बिल है और उसने डिस्काउंट कब करवाया? 4 फेब को। अच्छा 3 मंथ्स का बिल है तो इसका मैच्योरिटी डेट कब होना चाहिए था? 4 तारीख और इधर 4 4 4 होना चाहिए था। अब उसने 4/2 को जाके डिस्काउंट करवाया तो 2 महीने का ही होगा ना। 4 4 और 4/2 के बीच का गैप कितना हो रहा है? 2 मंथ्स ही तो हो रहा है, तो फिर 2 मंथ्स का होगा ना। वहां पर सेम टाइम उसी दिन करवाया था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में 4/1 को ही डिस्काउंट करवाया था, ठीक है, मतलब 3 दिन बाद ही करवाया था। 1/1 वही जैन वाला मंथ ही था। यहाँ पर कब डिस्काउंट करवाने गया? बिल ड्रॉ हुआ जैन में, फेब में करवाने गया तो ये बिल मैच्योर होने वाला था 4 अप्रैल, चला गया 4 फेब को, तो 1 महीने बाद गया ना, तो 3 महीने का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, 2 महीने का मिलेगा। कितना हो रहा है? 6,000। 6,000 हो जाएगा। यहाँ पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो जैन का मंथ ही था, वो 1/1/2022 था, उसके बाद 4/1/2022 है, मतलब 3 दिन बाद हुआ ना। तो ये हो गया हम लोग का 9 का बी, ठीक है। अब 10th नंबर देखो, बोल रहा है एक्स जेड ड्रॉ ए बिल ऑन वाई जेड फॉर 2 लाख फॉर 3 मंथ्स ऑन 1/1/2020। द बिल इज डिस्काउंटेड विथ ए बैंकर एट ए चार्ज ऑफ 1,000 एट मैच्योरिटी द बिल रिटर्न डिसऑनर इन द बुक्स ऑफ एक्स जेड फॉर डिसऑनर द बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। मतलब बैंक वाले को कितना देना है? बैंक क्रेडिट मतलब टू बैंक, बैंक वाले को कितना देना है? अगर डिसऑनर हो गया तो बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, तो कितना होगा? हाँ 2,01,000, बिल का अमाउंट 2 लाख, वो तो देना ही पड़ेगा बैंक वाले को, और साथ ही साथ नोटिंग चार्जेस जो है वो देना पड़ेगा, वो है 1,000। तो टोटल हो जाएगा हम लोग का 2,01,000। मतलब 10th का आंसर हम लोग का हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सी। ये 10th का बी बोल रहा है। एक मिनट। XJ draw a bill 2 lakh for 3 months on 1/1/2022. The bill discounted with banker at a charge of 1,000. At maturity, the bill returned dishonored. In the books of XZ for dishonor, the bank account will be credited by. ये गलत दिया हुआ है यही वाला, ये अमाउंट भी देना पड़ेगा। अच्छा 11th नंबर देखो, ऑन 1/1/2022 एक्स ए ड्रॉ ए बिल वाई बी पे बिल ड्रॉ हुआ है 1 लाख। एट मैच्योरिटी वाई बी रिक्वेस्ट एक्स वाई टू रिन्यू द बिल फॉर 2 मंथ्स 12% पर एनम इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो बोला है कि उसी बिल को रिन्यू कर दो, ठीक है। तो 1 लाख का बिल रिन्यू होगा 12% पर एनम बेसिस पे 2 मंथ्स के लिए, तो कितना इंटरेस्ट लगेगा? 12 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2,000। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। हाँ ये मैच हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करता है? डेटर, क्रेडिटर या डिवेंचर होल्डर? डिवेंचर होल्डर तो नहीं होगा, बोलो डेटर क्रेडिटर में से कौन होगा? बिल्स कौन ड्रॉ करता है? जो सेल करता है, सेलर, यानी क्रेडिटर। जो सेलर होता है वो तो क्रेडिटर होता है, जो परचेस करता है वो डेटर होता है। मतलब 12 का क्या हो जाएगा? ए। एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग ए बिल द ड्रॉयर क्रेडिट्स। बोल रहा है जब बिल ड्रॉ होता है तो ड्रॉयर किसे क्रेडिट करता है? बिल्स ड्रॉ का एंट्री क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम। मतलब पार्टी नेम कौन होता है? डेटर, जिसको उसने बेचा था, तो क्या हो जाएगा? डेटर अकाउंट, ठीक है। 13 का सी। 14 में बोला है प्रोमिसरी नोट इज मेड बाय ए। अभी बताया प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? हाँ परचेजर, जो परचेज करता है वो प्रोमिसरी नोट बनाता है, यानी 14 का हम लोग का बी हो जाएगा। ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या लिखा हुआ रहता है? कौन सा लैंग्वेज? ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है, एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ए प्रॉमिस, ए रिक्वेस्ट टू डिलीवर द गुड्स, कौन सा लिखा हुआ रहता है? एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। मैंने जब स्टार्ट किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, एक छोटा सा बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी लिख के तुम लोग को दिखाया था, जहां पर स्टैम्प कहाँ लगता है, साइन कहाँ होता है, ये सारा चीज मैंने तुम लोग को दिखाया था। देखते हैं अगर मेरे यहीं पर है तो हम दिखा सकते। दूसरे किसी पेज में चला गया है शायद, लेकिन मैंने एक छोटा सा बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम लोग को लिख के दिखाया था कि कैसा होता है। तुम लोगों ने लिखा है कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता। जहां पर मैंने लिखा था कि
मैंने एग्जांपल दिया था एक्स वाई जेड कितने तरीके का सेल परचेस हो सकता है, वहां पर मैंने एक छोटा सा ड्रॉ करके लिख के दिखा दिया था। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहे हैं प्रोमिसरी नोट कंटेन्स, प्रोमिसरी नोट में क्या लिखा हुआ रह सकता है? अनकंडीशनल ऑर्डर, ए प्रॉमिस, रिक्वेस्ट टू डिलीवर द गुड्स, कौन सा लिखा हुआ रहेगा? अभी तो बताए, प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू पे, ये लिखा हुआ रहता है। तो 16 का आंसर क्या होगा? बी। ये वाला बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा हुआ रहता है, ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ रहता है, रिक्वेस्ट टू डिलीवर द गुड्स, ठीक है। अच्छा, 17 नंबर, द रिबेट ऑन द बिल शोज दैट, रिबेट के, रिबेट का मतलब क्या होता है? यहाँ कुछ, इट हैज बीन पेड बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, हाँ, 17 का सी हो जाएगा। और लास्ट 18, नोटरी पब्लिक में चार्ज हिज फीस फ्रॉम, नोटरी पब्लिक कौन होता है वो भी मैंने बताया था, कोर्ट के बाहर जो बैठे हुए रहते हैं जिनसे हमें नोटिंग करवाना पड़ता है। तो नोटरी पब्लिक में चार्ज हिज फी फ्रॉम, किससे चार्ज करेगा? जो नोटिंग करवाने जाता है। नोटिंग करवाने कौन जाता है? होल्डर ऑफ द बिल जाता है, ठीक है, जो ऑन दैट मोमेंट होल्डर ऑफ द बिल है। जरूरी नहीं कि ड्रॉयर है, ड्रॉयर ने अगर एंडोर्स कर दिया था तो वो जाएगा, जैसे मान लो बैंक में अगर डिस्काउंट करवाया तो बैंक वाला जाएगा, तो होल्डर ऑफ द बिल होता है। ये भी मैंने थियोरेटिकली लिखवाया था, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट होता है हम लिखवा देते हैं, तो लिखना जरूरी है, अगर लिखोगे तो सारा चीज कॉपी में ही मिलेगा, नहीं तो बाद में मैट ढूंढते रह जाओगे, ठीक है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दिन हम लोग जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। आज यहाँ से